फिन ड्रैगन आ रहा है। आखिरकार ये यहाँ आ चुका है। जैंगी ने इसका आधे महीने से इंतज़ार किया था। उसे पता था कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा। समुद्र का बादशाह बिना बदला लिए अपने ऊपर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र की दुनिया खुद ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर चलता है, जो इंसानों की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा क्रूर है। जिन फैंग जोर से हिलने लगा। आसपास का समुद्र अचानक वायलेंट हो गया और लहरें शिप के डेक से 10 मीटर ऊपर तक उठने लगी। चारों तरफ देखा तो पाया कि पूरे जिंगफैंग को चारों तरफ एक गोल लहर बन चुकी है। शिप कंट्रोल से बाहर हो रहा है। एक क्रू मेंबर अचानक चिल्लाया। जिनफैंग इतनी तेजी से हिल रहा था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें इसे एक खिलौने की तरह उछाल रही हो। समुद्र में जाने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पहली बार किया था, जिस वजह से सभी के मन में घबराहट थी। लेकिन जैंगी शांत था। उसने पहले से लिए तैयार किया गया कैप्टन लेवल कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन लिया था, जो डैंग टेक्नोलॉजी ने उसके लिए बनाया था। इस बार यूनिफॉर्म में एक एक्स्ट्रा कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिस्टम भी ऐड किया गया था, ताकि अगर वो गलती से समुद्र में गिर भी जाए तो डूबे ना। हालांकि ऐसी सिचुएशन से बचना ही सबसे सही था, क्योंकि समुद्र उसका होम ग्राउंड नहीं था। जैंगी ने कहा, नीचे वही चीज दिक्कत दे रही है। घबराओ मत, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग शिप संभालो। जैंगी की शक्ति पूरे जिंगफैंग पर फैल गई, जिससे शिप समुद्र से ऊपर उड़ गया और लहरों और तूफानों से प्रभावित नहीं हुआ। कुछ ही देर में जिंगफैंग हवा में स्थिर हो गया। जैंगी उड़कर ऊपर गया और नीचे सब कुछ देखा। ऊपर से नज़ारा वाकई रोमांचक था। फिन ड्रैगन 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। अंधेरे गहरे पानी में उसकी लंबी बॉडी फैली हुई थी। उसके पीठ पर मौजूद सैकड़ों काले और नुकीले फिन्स पानी को काटते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यही था जिसने जॉइंट वॉर्टेक्स बनाया था, जिससे फैंग का बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन इस बार फिन ड्रैगन ने सीधा अटैक किया। शायद पिछले तजुर्बे ने उसे सिखा दिया था कि सीधा हमला करना सेफ नहीं होगा, इसीलिए उसने समुद्र की ताकत का यूज करके शिप को उलटने की कोशिश की। जैंगी उस पर ऊपर से देख रहा था। फिन ड्रैगन भी जैंगी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। उसने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन जब उसने जैंगी को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं बल्कि डर भी था। पहली बार लड़ाई में अगर समुद्र उसका कवच ना बना होता तो शायद जैंगी उसे 2 हिस्सों में काट चुका होता, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अचानक उसने अपना जबड़ा खोला और एक तेज चीख मारी। फिर उसके जॉइंट्स टेंटैकल से एक पर्पल वाइट बीम ऑफ लाइट निकलकर हवा में जैंगी की तरफ बढ़ी। टाइम एको एबिलिटी के कारण जैंगी पहले से ही उसके हमले की दिशा का अंदाजा लगा सकता था, इसीलिए हमला होने से पहले ही उसने हवा में खुद को हटा लिया और अटैक से बच गया। जैंगी ने होली सील को बाहर निकाला और उसकी ब्लेड पर ब्लैक वॉइड फायर जल उठी। फिन ड्रैगन इस अटैक को पहचान चुका था। वो तुरंत अपनी पूंछ झटकते हुए पानी में समा गया और तेजी से भागने लगा। लेकिन वो भाग नहीं रहा था, बल्कि उसने अपनी बॉडी को पानी में छुपा लिया था, ताकि जैंगी उसे आसानी से टारगेट न कर सके। कुछ ही देर बाद जिनफैंग के नीचे से एक विशाल लहर उठी। हजारों टन पानी शिप से टकराने वाला था, जिससे भारी नुकसान तय था। जैंगी तुरंत शिप पर वापस आ गया। उसने 2 डायमेंशनल गेट्स बनाए, जो घूमते हुए एक स्पेशल डिफेंस में बदल गए, जिन्होंने पूरे जिनफैंग को ढक लिया। लहरों का पूरा पानी जैंगी के डिफरेंट स्पेस में चला गया। जानता है कि मुझसे नहीं जीत सकता, इसीलिए मेरे क्रू मेंबर्स पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जैंगी को अब एहसास हुआ कि फिन ड्रैगन काफ़ी इंटेलिजेंट था। वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके जैंगी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन जैंगी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चाहे जितना भी पानी उसके स्पेस में आए, वो उसे तुरंत निकाल सकता था। अब उसने लाओ तियान को हमला करने का आदेश दिया। लाओ तियान, डेप्थ चार्जर्स छोड़ो। शिप पर आने से पहले ही उसने ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रखी थी। लाओ तियान ने तुरंत आदेश लिया, डेक पर जाओ, डेप्थ चार्जर्स गिराओ। क्रू की कॉम्बैट क्वालिटी बहुत हाई थी। वो तुरंत डेक पर पहुंचे और आदेश का पालन किया। जिनफेंग में कोई लॉन्च पोर्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने ड्रॉप डेप्थ चार्जर्स का यूज किया। ये वेपन्स असल में सबमरीन्स को डिटेक्ट करके ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस समुद्री मॉन्स्टर के खिलाफ भी ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ। गहरे समुद्र में तेज़ धमाके हुए और उनकी शॉक वेव्स ने फिन ड्रैगन की लंबी बॉडी पर वार किया।
उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसीलिए वो ब्लास्ट से बच नहीं पाया। उसकी स्टील जैसे बॉडी पर घाव होने लगे। वो दर्द में चीखने लगा। तभी समुद्र से एक वाइट पर्पल बीम निकली जो सीधा आसमान में 1000 मीटर तक चली गई। फिर एक महान तलवार की तरह ये तेजी से जिन फैंग की तरफ गिरी। जैंगी तुरंत शिप के सामने आ गया। उसने अपना दायां हाथ खोला और डायमेंशनल गेट से एक इनविंसिबल लहर निकाली जिसने पूरे एनर्जी को सोख लिया। समुद्र का पानी किसी भी पावर को कमजोर कर देता है, चाहे वो डिवाइन पावर हो या वॉइड अटैक। जैंगी ने कहा, इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। ये समुद्र उसका बैटलफील्ड नहीं था और यही सबसे बड़ी समस्या थी। फिन ड्रैगन के हमलों ने गोल्डन एज को कोई परेशानी नहीं दी। इसके बजाय इसे एक डेप्थ 4 से अटैक किया गया और ये गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा इसकी खुद की एबिलिटी एटॉमिक ब्रेथ को जैंगी ने पूरी तरह से रोक दिया था और उसे एहसास हुआ कि अगर ये लड़ाई जारी रखता है तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसीलिए ये फिर से गहरे समुद्र में चला गया और जल्द ही जिन फैंग जहाज के नीचे से उसका विशाल और डरावना साया गायब हो गया। जैंगी ने अपने हाथ फैला दिए। ये काफी फेयर रहा। समुद्र में उसका डिसिप्लिन लिमिटेड रहेगा, लेकिन एक बार अगर फिन ड्रैगन जमीन पर आया तो चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसे खत्म कर दिया जाएगा। जब तक इसमें कैन्यूट की एबिलिटी ब्लू शार्क की तरह किसी सॉलिड मीडियम में मूव करने की ताकत ना हो। जैंगी ने बोला, तेरी किस्मत अच्छी है। अगर मैं इस बार किसी वॉरशिप में आता तो तुझे जरूर खत्म कर देता। आखिरकार जिंगफेंग सिर्फ एक सिविलियन शिप है और उसकी अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी काफी कम है। उसके अलावा हाक्शाओ कंट्री की मौजूदा वॉरशिप लेवल और ज्यादा पावरफुल हाई स्पीड टॉर्पेडो के यूज से ये मॉन्स्टर भी बचने पर मजबूर हो जाता। फिन ड्रैगन बहुत चालाक है। ये तब लड़ता है जब उसे सही मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि स्थिति बिगड़ सकती है वो तुरंत भाग जाता है। उसे ये भी पता है कि आकाश में उड़ता छोटा इंसान उसके साथ समुद्र की गहराइयों में लड़ने नहीं आ सकता। जैंगी वापस जिंगफेंग पर लौट आया और फिलहाल के लिए ये मामला खत्म हो गया। हालांकि उसने एक बार फिर लाओ तियान और बाकी क्रू मेंबर्स को ज्यादा सतर्क रहने के लिए रिमाइंड किया। ऐसे समुद्री मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये पता नहीं होता कि वो कब फिर से अटैक कर सकते हैं। जिस अटैक का उसने अभी अभी सामना किया वो भले ही जैंगी के लिए मामूली था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये किसी 10 मैग्नीट्यूड के भूकंप से कम नहीं था। ऐसे समुद्री मॉन्स्टर्स आराम से एक 10,000 टन शिप का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं और सभी को समुद्र में दफन कर सकते हैं। फिन ड्रैगन के भागने के बाद जैंगी ने बोट को फिर से समुद्र में स्टेबल किया। बर्फ का तूफान जारी था। हवा और लहरों की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन जब तक वोर्टेक्स का असर नहीं था तो बोट को कंट्रोल किया जा सकता था, पर फिलहाल आगे बढ़ना नामुमकिन था। एंकर डाल दिया गया और तूफान के खत्म होने का इंतजार करना जरूरी था। इस तरह जिनफेंग अब भी हिल रहा था। जैंगी कंट्रोल रूम में कुर्सी पर बैठा था और जल्दी जाने की जल्दी में नहीं था। उसे भी फिन ड्रैगन के अचानक लौटने से सतर्क रहना था। जिंगफेंग पर कम विजुअल के कारण कई लोगों को अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात थी, क्योंकि अगर वो जैंगी की पावर जानते तो वो कोई बेतुके विचार नहीं रखते। एक दिन और एक रात बीत गई और धीरे धीरे बर्फ का तूफान थम गया। जिंगफेंग पर मोटी बर्फ जम गई। समुद्र में बर्फ के टुकड़े बिखरे हुए थे और बड़े बड़े आइस फ्लोट्स तैर रहे थे। जैंगी पूरे दिन कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहा था और थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा था। उसने लाओ तियान से कहा, कुछ लोगों को बुलाकर सफाई करवाओ, फिर हम निकल सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही है। अगर फिन ड्रैगन या कोई और परेशानी हो तो मुझे जगा देना। जी मिस्टर जैंग, लाओ तियान ने कहा। जैंगी ने उबासी ली और अपने रूम में आराम करने चला गया। लाओ तियान ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाकर जहाज की बर्फ साफ करवाना शुरू कर दी। जल्द ही जिनफेंग ने एंकर उठाया और सफर जारी रखा। अब जाकर शेफ किचन में आया और खाने की तैयारी शुरू की। असल में ये लंच टाइम था, लेकिन आज खाना 3 बजे के बाद ही सर्व हुआ। हमेशा की तरह वो डाइनिंग कार्ट धकेलते हुए रॉक फ्लो ग्रुप के केबिन के दरवाजे तक आ गया और खाने के लिए बुलाने लगा। चे हाइचिंग रूम से बाहर आया और उसकी पत्नी किम किमी उसके सामने वाले रूम से निकली। चे हाइचिंग ने उसे एक नजर से देखा। किम किमी तुरंत समझ गई और वो लुभावने कदमों से चे चैंगमिंग की तरफ बढ़ी। चे चैंगमिंग असल में खाना डिलीवरी करके जाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने किम किमी की कातिलाना एक्सप्रेशन और मासूम चेहरे को देखा वो ठहर गया। किम किमी ने चे चैंगमिंग का हाथ पकड़ लिया और बाकी लोग समझदारी से वहां से खिसक गए।
किम किमी ने चे चैंग मिंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओपा, मुझे हाल ही में अच्छा खाना चाहिए ताकि मैं अपनी बॉडी रिकवर कर सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चे चैंग मिंग ने हंसी के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए ना? ये तो आसान है। ओप्पा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो उसे लेकर जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि दाढ़ी वाला रुडोल्फ पहले से ही मौके का इंतजार कर रहा था। रुडोल्फ एक एक्सपर्ट पिक पॉकेट था और उसने शे चैंग मिंग के कम्युनिकेशन डिवाइस को बड़ी सफाई से चुरा लिया। उसके बाद उसने इसे आइसमैन को सौंप दिया जो पहले से तैयार था। जितना जल्दी हो सके भेज दो, पता नहीं क्या होने वाला है, आइसमैन ने कहा। उसने चैनल खोलने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया और कोलंबियन ओशन फ्लड से कांटेक्ट करने की कोशिश की। समय बीत रहा था और उनके दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। चे हाइचिंग ने कम्युनिकेटर उठाया और अनजाने में निगल लिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए उसने जल्दी से पहले से तैयार की हुई कॉपी डाल दी। आखिरी स्टेप था सेंड बटन दबाना। बहुत ज्यादा नर्वस होने के कारण चे हाइचिंग की उंगली स्क्रीन पर कई बार घूमी। आखिर में जी युनफान उससे रहा नहीं गया और उसने खुद सेंड बटन दबा दिया। सबने एक साथ निगल लिया और अपने दिल पर रखा भारी पत्थर उतार दिया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर एक सर्कल घूमने लगा। चे हाइचिंग घबरा गया और जल्दी से आइसमैन से पूछा, ये क्या हो रहा है? आइसमैन ने एक नज़र डाली और बेबस होकर कहा, हम समुद्र में हैं और सिर्फ एक नॉर्मल पर्सनल कम्युनिकेटर डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो होना नॉर्मल है। चे हाइचिंग ने नर्वस होकर पूछा, कहीं डिलीवरी फेल तो नहीं हो जाएगी? आइसमैन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सर हिला दिया। सबने थोड़ा चैन की सांस ली और सोचा सब सेफ है, लेकिन आइसमैन उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था, पर यह छुपा भी नहीं जा सकता था। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, उसने कहा। चे हाइचिंग और बाकी लोग फिर से टेंशन में आ गए। हर मिनट हर सेकंड उनके लिए डरावना लग रहा था। शुक्र है अंत में उनकी चौड़ी आंखों के सामने सर्कल कंप्लीट हो गया। एक ग्रीन चेक मार्क का मतलब था मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। आइसमैन ने गहरी सांस ली। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। अगर उन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया तो शायद हमें लेने के लिए शिप भेज दें। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। जब तक हम हाक्शाओ के इनर सी में नहीं घुसते, कोलंबिया की फ्लड हमें जरूर ढूंढ लेगी और वापस ले जाएगी। एक कोलंबियन सिटीजन होने के नाते उसे इस पर पूरा भरोसा था। बाकी लोगों के पास उनके विचार सुनने का वक्त नहीं था। सब इन्फॉर्मेशन क्लियर करो, कोई भी ट्रेस मत छोड़ो, चे हाइचिंग ने तुरंत कहा। आइसमैन ने अपना फोन उठाया और क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। इस बीच बाथरूम में किम किमी अब और नहीं झेल पा रही थी। ये नहीं था कि वो कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि सच ये था कि शे चैंग मिंग की कैपेबिलिटी वाकई लिमिटेड थी। आइसमैन और बाकी लोगों ने कम्युनिकेटर से सभी ट्रेसेस क्लियर कर दिए और इसे रुडोल्फ को सौंप दिया। रुडोल्फ सावधानी से कम्युनिकेटर लेकर बाहर आया और फिर जोर से 2 बार खांसा। उसका सिग्नल था। उसके सिग्नल के बाद किम किमी ने राहत की सांस ली। 2 मिनट बाद शे चैंग मिंग बाथरूम से बाहर आया। जब किम किमी ने एक हैंकरचिफ से अपना मुंह पोंछती हुई अपने कपड़े ठीक कर रही थी। रुडोल्फ ने बाथरूम जाने का नाटक किया और जल्दी से वहां पहुंच गया। एक हाथ से अपना पेट पकड़ते हुए फिर सावधानी से उसने कम्युनिकेटर वापस चे चैंग मिंग के बॉडी में डाल दिया। प्रोफेशनल पिक पॉकेट्स की स्किल वाकई लाजवाब थी। चे चैंग मिंग के बेल्ट की पॉकेट में कम्युनिकेटर डाल दिया गया। उसकी बेल्ट टाइट नहीं थी, इसीलिए अगर कोई इसे निकालता तो उसे महसूस हो जाता, लेकिन रुडोल्फ के पास इसे बिना नोटिस हुए करने का अपना तरीका था। जे चैंग मिंग आज किम किमी की सर्विस से बेहद खुश था और संतुष्टि के साथ मिडिल केबिन से बाहर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चे हाइचिंग और बाकी लोगों ने आज क्या किया था। जैंगी पूरी रात जागा था और अब अपने रूम में गहरी नींद में था। जल्द ही ये खबर कोलंबियन ओशन फ्लड तक पहुंच गई। रोप फ्लाई आइलैंड पर सैटेलाइट के जरिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन सिग्नल रिसीव करने वाले सोल्जर ने इसे हमेशा की तरह कैजुअली देखा। हाल ही में कम इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही थी। जब उसने देखा कि ये एक प्राइवेटली सेंड किया गया मैसेज है तो उसने पहले इसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि बिना देखे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था ये 100% एक हेल्प सिग्नल था। लेकिन अब बचे हुए सर्वाइवर्स कम होते जा रहे थे, या फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ ही दी थी और अब नेवी से ज्यादा मदद नहीं मांग रहे थे। शायद ये इत्तेफाक था कि आज ड्यूटी पर मौजूद सोल्जर ने इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ा, लेकिन इस बार मैसेज में कुछ अलग था। मैजिक पावर वाले स्टोन इंसानों को एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। हाक्शाओ स्टेट ने इस मकसद से
हैवी नंबर्स में सोल्जर्स को समुद्र में भेजा है। ये डिस्ट्रेस कॉल बाकी सबसे अलग थी। अब तक मिले सभी मैसेजेस या तो प्लीडिंग नोट होते या डेस्परेट गुस्से से भरे होते या अपनी पूरी वेल्थ डोनेट करने की ऑफर के साथ आते, लेकिन ऐसा एलियन जैसे डिस्क्रिप्शन बहुत ही रेयर था। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में चाहे उसे ये स्टेटमेंट फनी लगा हो, फिर भी उसने इसे ध्यान से दोबारा पढ़ा। प्रोफेशनल सेंसिटिविटी के कारण भले ही उसे नहीं पता था कि ये सच है या झूठ, उसने फिर भी इस इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर को रिपोर्ट किया। उसे ये नहीं पता था कि सोर्स ऑफ गॉड जैसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके हायर अप्स में इसका लिटरल ट्रांसलेशन था होली ओरिजिन सब्सटेंस या ह्यूमन कंप्लीशन प्लान एसेंस। ये खबर जल्द ही इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चीफ बीमल सोन तक पहुंच गई, क्योंकि एक इंटेलिजेंस हेड के रूप में वो इस होली सब्सटेंस के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसका एक बड़ा टास्क था इस मटेरियल की जानकारी इकट्ठा करना। मैजिकल येलो स्टोन, हाक्शाउ स्टेट इसे हासिल करने के लिए सोल्जर्स भेज रहा है, बहुत सस्पिशियस है। हेलिसन तुरंत ही कोलंबियन ओशन फ्लड के कमांडर डगलस को रिपोर्ट करने निकल गया। डगलस ने इंफॉर्मेशन पढ़ी, पाइप के 2 कस लिए और तुरंत हेलिसन को ऑफिस बुलाया। हेलिसन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? सर, एक नॉर्मल पर्सन कम्युनिकेशन डिवाइस से सेंड की गई थी। डगलस ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, मेजर क्रिस्टन कॉर्नर को भेजो जो कॉपरनिकस शिप पर है, उसे जाके ये चेक करना होगा। फिन ड्रैगन के डर के बाद जिनफेंग तेजी से हाक्शाउ किंगडम के हेवनली सी सिटी की तरफ बढ़ता रहा। अगली सुबह नाश्ते के वक्त जैंगी ने जू युनक्वे को बच्चा गोद में लिए जोकीर से मिलते देखा। उसका चेहरा काफी थका और बुझा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी निकाल ली हो। उसका पहले जैसा घमंड और आत्मविश्वास अब दिख नहीं रहा था। नीचे वाले केबिन में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब जैंगी को देखकर भी डरने लगी थी। जैंगी को क्यूरियोसिटी हुई कि वो यहाँ क्यों आई है, तो वो जोकीर की तरफ बढ़ गया। जू युनक्वे ने जैंगी को देखा और घबराकर जोकीर से बोला, मैं अभी जाती हूँ, बाद में जवाब दूंगी। फिर जल्दी से अपने रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। जैंगी ने मुस्कुराते हुए सोचा, इस औरत ने फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। खुद मदद मांगने में शर्म आ रही है तो जोकीर को आगे कर रही है। जैंगी ने जोकीर से पूछा, वो क्या करने आई थी? जोकीर ने मुस्कुरा के उसका हाथ थामा और बोली, क्या करेगी, बच्चा ही उसकी प्रॉब्लम है। शुरू में बहुत एक्साइटेड थी, खुद को माँ समझने लगी थी, लेकिन अब बच्चे ने उसे ऑलमोस्ट पागल कर दिया है। अगर अकेली होती तो शायद अब तक टूट चुकी होती। जैंगी ने थोड़ी हंसी में कहा, अपने डिसीजन का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जोकीर ने सर हिलाया, चिंता मत करो, तुम परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। जैंगी ने हल्के से उसका गाल छुआ और कान में फुसफुसाया, याद है हमारा पुराना शर्त? अब मैं जीत चुका हूँ। जोकीर शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने जैंगी का हाथ पकड़ा और खुद बेडरूम की तरफ ले गई। दोपहर में जिनफेंग बर्फीले समुद्र को चीरते हुए वापस लौट रहा था। कंट्रोल रूम में लाओ तियन क्रू के साथ बैठा हुआ सिगरेट पीता हुआ गप्पे मार रहा था। रास्ते में वो पायरेट्स और छोटे देशों की नेवी से निपट चुके थे, तो लौटते वक्त की चिंता थोड़ी कम थी। लेकिन जैंगी ने सबको अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि इस बार शिप पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो थी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक रेडियो पर एक गहरी आवाज़ आई, ध्यान दे, हम सस्पिशियस शिप्स के पास आ रहे हैं। हम कोलंबियन नेवी हैं और आपकी शिप की जांच करेंगे। कृपया तुरंत रुकिए और कोऑपरेट करिए। कोई लड़ाई या भागने की कोशिश ना करे, वरना हम सीधा हमला करेंगे। ये सुनते ही पूरे क्रू में हलचल मच गई। लाओ तियोन कंसोल की तरफ भागा और तुरंत जैंगी को खबर दी। जैंगी का चेहरा गंभीर हो गया। कोलंबियन नेवी से वो बचना चाहता था, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर थे और उनकी ओशन फ्लड सबसे खतरनाक मानी जाती थी। जू जंग ने भी डिपार्चर से पहले उसे वार्निंग दी थी। अगर किसी से सावधान रहना है तो कोलंबियन ओशन फोर्स, जिसमें न सिर्फ वर्ल्ड क्लास शिप्स हैं बल्कि म्यूटेंट्स भी हैं। जैंगी ने पूछा, उन्होंने कहा क्यों आ रहे हैं? लाओ तियन बोला, उन्होंने कहा हम सस्पिशियस हैं और रूटीन इंस्पेक्शन करेंगे। जैंगी की आंखें सिकुड़ गई। ये अभी भी हाई सी में है, यहाँ कोई रूटीन इंस्पेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस कितना है? रेडार बता रहा है अभी भी 20 नॉटिकल माइल्स दूर है। जैंगी ने कहा, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, कोई एक्शन मत लेना। वो तुरंत कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने लगा और सोच में पड़ गया। जोकीर ने पूछा, क्या हुआ? जैंगी ने कहा, कोलंबियन नेवी मिल गई है, शायद बड़ी मुसीबत है।
वो मुस्कुरा के बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वर्स्ट केस में उसे शिप छोड़कर जोकीर के साथ भागना पड़ सकता है, बाकी क्रू को छोड़ देना पड़ेगा। यही एक बात उसे खल रही थी। स्पेस पावर यूज एक बार में सिर्फ एक ही इंसान के साथ टेलीपोर्ट करने देती थी और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वो एक ट्रेन सोल्जर जितना ही था, उससे ज्यादा नहीं। जैंगी ने अपना कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना और वार्डरोब साइड में किया। उसने दीवार को टटोला और डार्क रूम खोल दिया। इधर अंदर जाके थोड़ी देर छुप जाओ। ये डार्क रूम जिंगफेंग पर पायरेट से डील करने के लिए खास बनाया गया था। जैंगी ने चेन जुगान से इसे स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स करवाया था। यहाँ कोई एक बार छुप जाए तो ढूंढना और तोड़ पाना मुश्किल था। उसे सिर्फ जोकीर की सेफ्टी की फिक्र थी, इसीलिए उसने उसे छुपा दिया था। जैंगी, तुम भी केयरफुल रहना, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा, जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो तुरंत रिवरसाउथ डोमेन के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने गया। बड़ी प्रॉब्लम हो तो लीडर से इंस्ट्रक्शन लेना ही बेस्ट होता है। लेकिन पहले वो जो युनक्वे के रूम पर गया और नॉक किया। भले ही उसका मिशन सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग वाला था, पर वो जू जंग की भतीजी थी तो उसे साथ ले जाने से जिम्मेदारी बांटना आसान हो जाता। तभी कोलंबियन नेवी का शिप पास आ गया। जू युनक्वे ने थके चेहरे से दरवाजा खोला और अंदर से टॉमी के रोने की आवाज आ रही थी। अगर कुछ गड़बड़ हो तो जू जंग से तुरंत कांटेक्ट करना, उसने सुनवाशी से कहा। बच्चे को ले जाके दूसरे रूम में जाओ। तुम नहीं देख रही टॉमी कितना रो रहा है? जैंगी ने उसे एक झापड़ मारा। सुनवाशी रोती हुई भाग गई। जू युनक्वे थोड़ी अपसेट हुई पर चुप रही। क्या प्रॉब्लम है? उसने पूछा। कोलंबियन नेवी हमारी शिप की इंस्पेक्शन करने आ रही है। जू युनक्वे का चेहरा टेंस हो गया। ली जोंगयू का मुंह बंद होना चाहिए, उसने कहा। क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि उसने यानलू आइलैंड पर किसी को कुछ नहीं बताया? जैंगी ने पूछा। अगर कोई गलती हुई तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, उसने कहा और जिम्मेदारी उस पर डाल दी। जू युनक्वे ने शिकायत की, पर फिर भी कम्युनिकेशन स्टेशन ऑन किया। जल्द ही जूजंग की स्क्रीन आई। उसने पूछा, स्काईलार्क क्या हुआ? जैंगी सामने आया। जूजंग, मैं हूँ। जूजंग का चेहरा तुरंत सॉफ्ट हो गया। जैंगी, क्या हुआ? कोलंबियन नेवी ने हमें रोका है, शायद उन्हें कुछ शक हुआ है। क्या करना है? इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर उन्होंने किसी नेवी सोल्जर को मार दिया या शिप डुबा दिया तो ये बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है, इसीलिए उसने फैसला लीडर पर छोड़ दिया। जूजंग सोच में पड़ गया। अभी सबसे ज़रूरी है उनका मकसद जानना और इन्फॉर्मेशन सेफ रखना। अगर मिशन रिस्क में हो या कन्फ्लिक्ट हो तो क्या मैं फुल एक्शन ले सकता हूँ? जैंगी ने पूछा। जैसे कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना? बिल्कुल, जू जंग ने कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो कोलंबियन नेवी से वॉर भी करना पड़े तो भी करो, हम तुम्हें सपोर्ट देंगे और ईस्ट रीजन को भी अलर्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन हर हाल में वापस लानी है। ठीक है फिर, जैंगी ने सल्यूट किया। लॉयल्टी कॉल खत्म होते ही उसने कैमरा ऑफ किया। पूरा कॉल उसके कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड हो चुका था। अगर कुछ गलत हुआ तो ब्लेम ऊपर जाएगा। जैंगी ने जू जंग को रिपोर्ट देने के बाद तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो मुड़कर जाने लगा, तभी जू युनक्वे ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैंगी, अब क्या करना है? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? जैंगी ने पलट कर कहा, तुम बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, वही सबसे बड़ी हेल्प होगी। जू युनक्वे थोड़ी शर्मा गई और हाथ छोड़ दिया, लेकिन जैंगी ने अचानक कहा, ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सिचुएशन स्पेशल हुई तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, लेकिन उसका सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्या तुम रेडी हो? जू युनक्वे ने कुछ सोचा। उसे लगा जैंगी के होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। आखिरकार वो जू जंग की भतीजी थी। उसने सर हिलाया। हाँ, मैं रेडी हूँ। जैंगी के चेहरे पर एक मतलब भरी स्माइल आई। शायद उसे पता था कि वो हेल्प उसे एक आउटकास्ट बना सकती है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि वो सिचुएशन ही ना आए, कहकर जैंगी वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो मिडिल केबिन में दिखाई दिया। वहां हॉलवे में लोग उसे देखकर शॉक्ड रह गए। जैंगी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा लू जोंगयू के रूम में गया। ली जोंगयू, मेरे साथ चलो। सभी सरप्राइज नजरों के बीच वो उसे लेकर बाहर आया। बाहर आकर जैंगी ने कहा, अब तुम मुझे उस येलो स्टोन के बारे में सब कुछ बताओ। हम बिग ट्रबल में हैं और मुझे इंश्योर करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। ली जोंगयू ने सिचुएशन समझा और बोला, ठीक है, मैं सब बताता हूँ। उसने बताया कि उसे वो स्टोन स्टार आइलैंड के फॉगी वैली नाम की जगह पर मिला था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ कैंपिंग पर गए थे। रात में एक येलो लाइट स्टीम चमक रही थी। क्यूरियोसिटी में वो अंदर गया तो एक डीप क्रैक देखी जो जमीन के नीचे जा रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ एक स्मॉल फ्लोरोसेंट येलो स्टोन बचा।
वो बस उसे एक कलेक्शन आइटम समझकर उठा लाया। उसे क्या पता था कि वही सोर्स ऑफ गॉड की एनर्जी थी जिससे उसकी पावर अवेकन हो गई। जैंगी पहली बार इस स्टोन के बारे में इतना डिटेल में सुन रहा था। अब उसे शक होने लगा था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड शायद कोई एक्सीडेंट नहीं था। स्टार आइलैंड, फॉगी वैली, उसने उस जगह को याद कर लिया। तुम केबिन में ही रहो, बाकी चीजों की फिक्र मत करो, जैंगी ने कहा। उसे पता था कि कुछ लोग सच्चाई जानते हैं, इसलिए या तो सब साथ जाएंगे या फिर। जैंगी ने ली जोंग्यू के बैग को देखते हुए मन ही मन कहा, बस इस एंडलेस आइस ओशन में दफन हो जाओ। जैंगी कंट्रोल रूम पहुंचा। लाओ तियान और बाकी क्रू बॉडी आर्मर पहने मशीन गन के साथ रेडी थे। शिप कितनी दूर है? जैंगी ने पूछा। बस 3 मिनट दूर, जवाब आया। बढ़िया है, सब अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। कोलंबियन वॉरशिप के सामने ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उधर वॉरशिप कोपरनिक्स पर नेवी कमांडर क्रिश्चियन कॉर्नर ने शिप को जिनफेंग की तरफ मूव करने का ऑर्डर दिया। वो कमांड रूम में खड़ा था और जिनफेंग के रुकने पर बोला, अकेले आइस ब्रेकर से इतना लॉन्ग सी क्रॉस हो रहा है, जरूर कुछ सस्पिशियस है। कोपरनिक्स का टॉर्पेडो रूम रेडी था। जरा सी भी गड़बड़ होती तो हाई स्पीड टॉर्पेडो लॉन्च हो जाते। मिसाइल बे ओपन नहीं किया गया था। कॉर्नर के हिसाब से अभी जरूरत नहीं थी जब तक कोई सुपर थ्रेट ना हो। आइस एज के बाद कोलंबियन मिलिट्री भी अफेक्टेड थी, इसीलिए वेपन सेव करना जरूरी था। कुलिम, अपने लोगों को ले आओ और शिप की इंस्पेक्शन करो। कॉर्नर ने अपने बाजू में खड़े ठंडे लुक वाले ऑफिसर को देखा। वो था लेफ्टिनेंट कमांडर बेलारॉड कुलिम। हुक्ड नोज, लाइट ब्लू आईज और सफेद चेहरा। कॉर्नर बहुत सतर्क था। इस महान म्यूटेशन के दौर में किसी को पता नहीं कि अगला एनिमी किस फॉर्म में आएगा, इसीलिए उसने दूर से ही जिनफेंग को टॉर्पेडो से लॉक कर दिया, लेकिन कोपरनिक्स को पास नहीं आने दिया। उसने बेलारॉड कुलिम को शिप पर जांच के लिए भेजा। यस कैप्टन, जियोवाना ने ऑर्डर लिया और निकल पड़ा। कॉर्नर ने सोल्जर्स को जिनफेंग को वार्न करने को कहा, सावधान रहे, हम कोलंबियन नेवी ओशन फ्लड से हैं। अब हम आपके जहाज की बोर्डिंग इंस्पेक्शन करेंगे। कृपया सहयोग करें और भागने या विरोध करने की कोशिश ना करें, वरना हमें अटैक करने का अधिकार होगा। जैंगी ने आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। बोर्डिंग इंस्पेक्शन? लाओ तियान ने गंभीर होकर पूछा। सर, क्या हम अटैक करने की तैयारी करें? जैंगी ने कहा। नहीं, हमारे पास इतने वेपन्स नहीं है कि कोलंबिया की एडवांस क्रूजर से लड़ सके। सब अपने काम करो, मेरे इशारे का इंतजार करो। जैंगी डेक की तरफ गया, लेकिन बाहर आते ही देखा कि आसमान का रंग बदल रहा था। बादल गहरे ग्रे हो चुके थे और सर के ऊपर मंडरा रहे थे। एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, फिर कंधे पर कुछ गिरा, बारिश की एक बूंद। जैंगी ने नीचे देखा। -30 से -40 डिग्री में बारिश धीरे धीरे और बूंदें गिरने लगी। सच में बारिश हो रही है, उसने चौंक कर कहा, लेकिन दूसरों को ये पता नहीं था। इतने दिनों बाद बारिश देखकर सब केबिन से बाहर दौड़ पड़े। नीचे वाले केबिन में बंद लोग बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन रॉक फ्लो ग्रुप फ्री था तो वो सब बाहर आ गए। वाह, बारिश हो रही है, क्या आइस एज खत्म हो गया? हम फिर से पुरानी जिंदगी में लौटेंगे। जू युनक्वे और सुनवाशी खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या प्यारी बारिश है, चलो बाहर चले। हाँ, साथ चलते हैं। वो दोनों हंसते हुए बाहर दौड़ पड़ी। डेक पर लोग जश्न मना ही रहे थे कि अचानक चीखें गूंज उठी। बारिश उनके सर पर गिरी और बाल झड़ने लगे। सफेद धुआं उठने लगा, कपड़े जलने लगे, स्किन पर लाल दाने पड़ गए। सब भागकर केविन की तरफ दौड़े। इसी बीच कुछ लोगों की नजर कोलंबियन वॉरशिप पर पड़ी। जे हाइचिंग और जी युनफान खुश हो गए, उनका प्लान सफल हुआ। सनवाशी ने दूर देखा और कहा, कोलंबिया का वॉरशिप बहुत हैंडसम लग रहा है। जू युनक्वे ने ठंडी नजरों से देखा। मुझे लगता है इरादे ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? कोलंबिया तो पीस लिविंग कंट्री है। जू युनक्वे ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप समुद्र की तरफ देखने लगी। जैंगी ने कहा, सब लोग वापस अंदर जाओ, ये एसिड रेन है, बहुत ज्यादा घातक। उसके कॉम्बैट सूट के सिस्टम ने बारिश की कंपोजिशन एनालाइज कर ली थी। बारिश का असर जिनफेंग पर बुरा पड़ा। पेंट उतर गया, धातु गलने लगी, जहाज बूढ़ा और टूटा फूटा सा लगने लगा। ऊपर से देखने पर साफ दिखाई दी ये एसिड रेन सिर्फ जिनफेंग के पास ही हो रही थी। कोपरनिक्स अब भी दूर था, लेकिन कोई आ चुका था। जैंगी एक टॉप लेवल म्यूटेंट था। उसे स्पेस फ्लक्चुएशन का एहसास हो गया। बारिश के बीच अचानक एक अजीब नजारा बना। बूंदें रुक गई, दोनों तरफ फिसलने लगी। फिर उसमें से धीरे धीरे 10 फुल्ली आर्म्ड कोलंबियन मरीन्स बाहर आए।
सबसे आगे वाला भारी ग्रीन रेनकोट और ब्लैक मास्क में था। जैंगी ने सोचा ये जरूर म्यूटेंट है। बारिश और इनविंसिबिलिटी दोनों उसकी एबिलिटी का हिस्सा हो सकते हैं। चेहाइचिंग और बाकी लोग जोश में थे। बाइमो आगे बढ़ना चाहता था। चेहाइचिंग ने उसे रोका। रुको, पहले सब देख लो, वरना जैंगी हमें नहीं छोड़ेगा। लाउतियन और बाकी क्रू मेंबर्स बंदूक लेकर बाहर आए, लेकिन कोलंबियन सोल्जर्स उन्हें देखकर हंसने लगे क्योंकि गैप बहुत बड़ा था, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, सब कुछ में। जैंगी ने शांत होकर कहा, यह शिप हाक्शाओ किंगडम का है और हम उसके सिटीजन्स हैं। हाई सीज पर यूं हमें रोकना सही नहीं है। कोलंबियन सोल्जर कूलिम ने कहा, क्या तुम इस शिप के कैप्टन हो? हमें खबर मिली है कि तुमने कुछ कोलंबियन सिटीजन्स को डिटेन किया है और मार भी डाला है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे ही कूलिम ने बात खत्म की, बाइमो और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। आखिरकार उन्हें यकीन हो गया कि ये लोग उन्हें लेने आए हैं। पिछले आधे महीने से वो डर और टेंशन में जी रहे थे, कहीं जैंगी उन्हें मार ना दे। अब उनका सेवियर आ चुका था। उन्हें पूरा भरोसा था कि कोलंबियन नेवी अब उन्हें बचा लेगी। जैसे ही नेवी आई, जैंगी को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। बाइमो ने हाथ उठाकर चीयर किया, आप आ ही गए, भगवान का धन्यवाद, महान कोलंबियन नेवी की जय हो। वो अपनी शर्ट से सर ढककर एसिड रेन की परवाह किए बिना दौड़ते हुए सेलर की ओर भागा। उसे देखकर बाकी फॉरेनर लोग भी भागने लगे। चेहाइचिंग ने जोश में हाथ उठाए, लंबा जियोगे कोलंबिया। सुनवाशी भी एक्साइटेड थी। उसने जू युनक्वे से कहा, सीनियर, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मैं कोलंबियन सिटीजन हूँ, मैं हाक्शाओ के साथ नहीं जाऊंगी। जू युनक्वे गुस्से में बोली, पागल हो गई हो क्या? साफ दिख रहा है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। सुनवाशी ने कहा, सीनियर प्लीज, हर किसी पर शक मत करो। कोलंबिया एक फ्री और ब्यूटीफुल कंट्री है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। वो जाने लगी, लेकिन जू युनक्वे ने उसे रोका। पहले देखो तो सही हालात क्या है। सुनवाशी ने डेक की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां तो गोलीबारी होने वाली थी। उधर जैंगी ने चेहाइचिंग और बाइमो को देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि इन लोगों ने कोलंबियन नेवी को बुलाया है। लेकिन दो बातें अभी भी क्लियर नहीं थी। उन्होंने नेवी को कांटेक्ट कैसे किया? कम्युनिकेशन टूल्स तो जैम हो चुके थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें हमेशा खाना मिला, ठंड से बचाव भी, फिर भी उन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन फिर जैंगी को समझ आया, दुनिया में बहुत सारे फूलिश लोग होते हैं, उन्हें लॉजिक से समझाना बेकार है। वो समझ गया कि नेवी किसी बड़ी रीजन से आई है। शायद उन्हें सोर्स ऑफ गॉड के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब उन्हें रोकना जरूरी है। उसने इशारा किया। अब लाउतियन वगैरह ने बंदूक तान दी। अब चेहाइचिंग और बाकी घबरा गए। तुम हमें रोक नहीं सकते, हम कोलंबियन सिटीजन्स हैं, हमें बचाइए, हमने यहाँ टॉर्चर झेला है। अब क्योंकि नेवी उनके पीछे खड़ी थी, उन्हें जैंगी पर चिल्लाने की हिम्मत आ गई। यहाँ तक कि चेहाइचिंग, जो पहले जैंगी के सामने झुकता था, अब घमंडी हो गया था। कोलंबियन सोल्जर कूलिम ने कहा, ये लोग हमारे नागरिक हैं, हम इन्हें ले जा रहे हैं, और हाँ, अब ये जहाज हमारी कस्टडी में रहेगा। कोई प्रतिरोध मत करना, वरना हम शूट कर देंगे। उनका असली मकसद अब साफ था, ये लोग बस रेस्क्यू के बहाने जहाज कब्जा करना चाहते थे। चेहाइचिंग ने जोर से चिल्लाया, सर, वो आदमी हाक्शाओ का हाई ऑफिसर है और उस औरत के गवर्नमेंट से लिंक्स हैं। ये सब लोग सीक्रेट छुपा रहे हैं, इन्हें नहीं जाने देना चाहिए। अब जैंगी के सामने दो ऑप्शन थे, सभी को मारकर जोकीर के साथ भाग जाना, कोलंबियन नेवी को वहीं खत्म करना। लेकिन इससे युद्ध छिड़ सकता था। पहला ऑप्शन आसान था, लेकिन अपने ही लोगों को मारना उसे अंदर से खटक रहा था। फिर भी टाइम कम था। कोपरनिकस जहाज ने गोल्डन फ्रंट पर टॉर्पेडियस ताने हुए थे। दोनों के बीच 5 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस था। अगर जैंगी ने अभी अपनी ताकत दिखाई तो सामने वाला जहाज हमला कर सकता है। दूसरी बात, सामने कूलिम पहले से ही रेडी था। वो एक कदम पीछे हटा और बारिश में गायब हो गया। चेहाइचिंग और बाकी लोग अब भी जैंगी और उसके क्रू को घमंडी अंदाज में चिढ़ा रहे थे। वे जानबूझकर बदतमीजी कर रहे थे, मिडिल फिंगर दिखा रहे थे और हंस हंस कर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। भले ही जैंगी ने उन्हें खाने का इंतजाम किया हो, लेकिन उनके दिल में उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि जैंगी और उसका क्रू उन्हें किसी जानवर की तरह ट्रीट करता है। यही तो होता है, चावल से दोस्ती, फिर उसी चावल से दुश्मनी। दूर की सोच में ये लोग सपने देखते हैं, लेकिन जो सामने हेल्प कर रहा है उससे नफरत करते हैं। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही कूलिम बारिश में गायब हुआ, जैंगी ने अपना फैसला कर लिया। जैंगी चीख कर बोला, रुको, मुझे तुम्हारे कमांडर से बात करनी है। मैं उसे वो दे सकता हूँ जो वो चाहता है। कूलिम फिर सामने आ गया और बोला, तो समझदारी आ ही गई।
जैंगी ने गहरी सांस ली। हम सिर्फ एक आइस ब्रेकर है, कोलंबियन नेवी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए सरेंडर करके बेहतर ट्रीटमेंट लेना ज्यादा ही सही रहेगा। क्रू के सभी लोग हैरान रह गए। जू युनकुए बोली, जैंगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे अंकल के लायक हो? जैंगी मन ही मन बोला, कमबख्त, तुझे कुछ समझना ही नहीं है। चे हाइचिंग और उसके लोग खुश थे, जैसे सब प्लान के हिसाब से हो रहा हो। जी यूनफान हंसा, तेरी हिंदी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। चे हाइचिंग ने जवाब दिया, अरे ये तो हमारी 6000 साल पुरानी संस्कृति है। जैंगी ने कूलिम की ओर देखा और बोला, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे कमांडर से करूंगा। कमांडर क्रिश्चियन कॉर्नर, जिसने कोपरनिकस का कैप्टन, ये सब देख रहा था। क्या वो होली शेफरॉड की बात कर रहा है? उसने सोचा और तुरंत बोला, ठीक है, उसे ले आओ, लेकिन पहले उसके सारे वेपन्स ले लो। उन्हें यकीन था कि जिंग फेंग तो अब उसके कंट्रोल में है, और अगर जैंगी सच में सोर्स ऑफ गॉड की इंफॉर्मेशन देगा तो ये बड़ी मिलिट्री जीत होगी। जैंगी ने दोनों पिस्टल्स जमीन पर रख दी। उसे हैंड्स ऑफ करवाया गया। सोल्जर्स ने चेक किया और उसे ले गए। लाओतियन और बाकी ने भी हथियार फेंक दिए। जू युनकुए गुस्से और शर्म से उलझी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिवर साउथ डोमेन का गॉड ऑफ वॉर इतना कमजोर निकलेगा। यानलू ग्रुप के लोग अलग अलग एक्सप्रेशन में थे, कुछ परेशान, कुछ खुश। चे हाइचिंग और बाकी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। लाओतियन और बाकी शांत थे, क्योंकि वो जानते थे जैंगी कोई आम इंसान नहीं है, एक चालाक और खतरनाक आदमी है। जिसने उसे हल्के में लिया है वो अब तक मारा जा चुका है। जैंगी ने कूलिम से कहा, अगर इन्फो चाहिए तो मेरे लोगों को मत छेड़ना। कूलिम गरजा, अब जब उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं उठाएंगे। जैंगी को ले जाते हुए कूलिम की पावर रन भी दिखी, जैसे उसके साथ चल रही हो। शायद इसीलिए कोई शिप दिखा ही नहीं। जैंगी को कोपरनिकस ले जाया गया, एक हाईटेक वॉरशिप जो मिसाइल्स और बड़े कैनन से लैस था। समुद्र पर इसका पावर एक टॉप लेवल म्यूटेंट जितना था, पर अंदर से इसकी सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यही वजह थी कि जैंगी ने ये कदम उठाया ताकि वो समय आने पर इसका फायदा उठा सके। जहाज पर चढ़ते ही जैंगी की दोबारा कड़ी तलाश की गई। फिर उसे एक केबिन में ले जाया गया। उसके हाथों में काले रंग की खास शैकल्स थी, जिन पर लाल लाइट चमक रही थी। ये एक मिनी बॉम्ब था। अगर जैंगी भागने की कोशिश करता या विरोध करता तो वही बॉम्ब तुरंत ब्लास्ट हो जाता। कैप्टन क्रिश्चियन कॉर्नर को उसका इंतजार नहीं था। उसने जैंगी को फौरन उसके सामने लाने का हुक्म दिया। उसने जैंगी को देखा, एक सादा दिखने वाला पीला इंसान, और मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? हाक्शाओ कंट्री में क्या पोस्ट है तुम्हारा? जैंगी ने सीधा उसकी आंखों में देखा और शांत लहजे में कहा, मेरा नाम जैंगी है, रिवर साउथ डोमेन इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन हूँ। कॉर्नर कुछ पल के लिए कंफ्यूज रह गया। रिवर साउथ डोमेन से उनका कोई खास वास्ता नहीं था और इन्वेस्टिगेशन कैप्टन का मतलब उसे समझ नहीं आया। लेकिन जैंगी नाम उसने कहीं सुना सुना लगा। ये जैंगी, ये नाम कहीं सुना है मैंने। तभी जैंगी के होठों पर एक खौफनाक सी मुस्कुराहट आई। कॉर्नर का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसे वो इंटरनेशनल खबर याद आई जहां नियॉन रोनिन ने हाक्शाओ किंगडम के रिवर साउथ डोमेन में हमला किया था, और उसी वक्त एक कैप्टन ने हालात को संभाला था। वो जैंगी ही था। कॉर्नर की आंखें चौड़ी हो गई। जैंगी के हाथों में एक काली आग जैसी चीज जल उठी और शैकल्स तुरंत पिघलकर गायब हो गए। और अब दुश्मनी तय है, तो जैंगी पीछे नहीं हटेगा। कोपरनिकस जहाज में जैंगी ने वॉइड की ताकत से तबाही मचा दी। कॉर्नर के पास वक्त नहीं था। उसने अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की। ड्रैगन टर्न्स इनटू अ बीस्ट। उसका शरीर 3 मीटर का हो गया, नीली स्केल से ढक गया और उसके हाथ विशाल क्लॉज में बदल गए। क्रिस्टर कॉर्नर की सुपर पावर इंडेक्स 6500 थी। पूरे कोलंबियन नेवी में वो एक स्ट्रॉन्ग एलियन माना जाता था, लेकिन जैंगी ने कोई रहम नहीं दिखाया। वॉइड की ब्लैक फ्लेम से घिरा जैंगी सीधा कॉर्नर पर टूट पड़ा। हाथ में था होली जज। कॉर्नर के क्लॉज उस तलवार से टकराते ही कट गए, जैसे तोफू को चाकू से काटा जाए। होली जज ने उसे सर से लेकर पैर तक सीधा चीर दिया। कॉर्नर 2 हिस्सों में बट गया। जैंगी ने गुस्से से दहाड़ मारी और पूरे जहाज को तबाह करना शुरू कर दिया। उसका मकसद था कोपरनिकस की कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना, ताकि ओशन फ्लीट से सिग्नल ना जाए। ये काम मुश्किल था लेकिन जरूरी था, जिससे दुश्मन जैंगी की ताकत को गलत समझे और सही टाइम पर जवाब ना दे पाए। जैंगी ने पूरी ताकत झोंक दी।
जैसे कोई इंसान हाथों से एक लैटेक्स को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कोलंबियन नेवी के ट्रेन्ड सोल्जर्स भी उसकी ताकत के सामने कागज की तरह बिखरने लगे। वॉइड फ्लेम्स जलती नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को ही मिटा देती है, जिससे दुश्मन को दर्द भी नहीं होता। दूसरी तरफ जिनफेंग जहाज पर चेहाइचिंग और उसके लोग चैंगी का मजाक उड़ा रहे थे। अब क्या हुआ, तुम लोग बड़े एरोगेंट बनते थे ना, अब तुम बस गुलाम हो। कोलंबिया की सेवा करना ही तुम्हारा फ्यूचर है। लाउतियन और बाकी लोग शांत थे, उन्हें जैंगी पर भरोसा था। तभी कोपरनिकस से एक भयंकर एक्सप्लोजन की आवाज आई। लोगों ने देखा जहाज से काला धुआं उठ रहा था। एक सेलर ने वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन तभी जैंगी डेक पर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कत्ल की ठंडी चमक थी। होली जज हवा में घूमा और 6 कोलंबियन सोल्जर्स के शरीर टुकड़ों में बांट गए। सन्नाटा छा गया। पूरा याल्लू आइलैंड ग्रुप दंग रह गया। जैंगी ने तलवार झटक कर खून गिराया और सीधा लाउतियन से कहा, अभी के अभी फुल स्पीड में यहाँ से निकलो, सारी रेडार और कम्युनिकेशन बंद कर दो। ये कदम रिस्की था लेकिन ज़रूरी था। जब तक कोलंबिया को पता नहीं चलेगा कि रिवरसाउ डोमेन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यहाँ आया है, जैंगी बच सकता है, वरना अगर नेवी के टॉप एलियंस आ गए तो जैंगी भी शायद जिंदा ना बचे। लाउतियन ने जैंगी का हुक्म मिलते ही बिना कुछ कहे एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो एक पुराना सेलर था, खतरे को समझता था। अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लाइट्स बंद करो और अंधेरे में छुप जाओ, ताकतवर ही बचेंगे, कमजोर तो मारे ही जाएंगे। याल्लू ग्रुप के लोग जैंगी को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगातार धमाके होने लगे। जिंगफेंग तक कंपन महसूस हुआ। सबने देखा कोलंबियन वॉरशिप कोपरनिकस आग में जल रही थी और फिर धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। ये सच में डूब गया? ली जोंगयू ने भरोसा नहीं किया। लोगों को जैंगी जैसे ताकत की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। कोपरनिकस तबाह हो चुका था। जैंगी जिंगफेंग पर था, सही सलामत वापस आ चुका था। वो अकेला ही पूरे वॉरशिप को मिटा चुका था। अब सब उसे इंसान नहीं, मॉन्स्टर या भगवान की तरह देख रहे थे। सुनवाशी भी अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन चेहाइचिंग और उसके लोग जो कुछ मिनट पहले तक मजाक उड़ा रहे थे, अब डर से थर थर काँप रहे थे। उन्हें लगा था कि जैंगी हार जाएगा और वो कोलंबियन नेवी के साथ एक आराम की जिंदगी जिएंगे, पर अब उनका सपना टूट गया। जैंगी की तरफ देखना भी मुश्किल हो गया था। चेहाइचिंग ने डरते हुए कहा, मिस्टर जैंग प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन जैंगी बिना उसकी तरफ देखे केबिन में चला गया। उसे जू कीर को कॉल करना था, साथ ही जू जंग को भी सब रिपोर्ट करना था। जू युनक्वे उसके पास आई, थोड़ी शर्मिंदगी के साथ। सॉरी, मुझे लगा था कि जैंगी ने टोकते हुए कहा, जू जंग को कांटेक्ट करो, ये आखिरी बार होगा। उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। जू युनक्वे अब बहुत डर चुकी थी। कोलंबियन नेवी का डर भी कुछ नहीं था, असली डर तो जैंगी से था। पर हम बिना कम्युनिकेशन के क्या करेंगे? अब और कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक कदम बढ़ते चलो। जैंगी और जू युनक्वे रूम में गए। टॉमी की चीखें सुनकर जैंगी का माथा सिकुड़ गया। जू युनक्वे ने सुनवाशी को बुलाकर कहा कि बच्चे को कहीं और ले जाए ताकि काम में डिस्टरबेंस ना हो। फिर उसने डिवाइस निकाली और जूजंग से संपर्क किया। जैंगी ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। जूजंग का चेहरा गंभीर हो गया। वो नहीं चाहता था कि कोलंबियन नेवी से सीधा टकराव हो, पर अब बात आगे निकल चुकी थी। क्या तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी मिल गई? जैंगी मुस्कुराया और अपने सिर की तरफ इशारा किया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जूजंग ने कहा, तुमने सही किया, अब सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दो और छिपे रहो, मैं हर मुमकिन मदद करूंगा। ठीक है, जैंगी ने कहा, मैं समुद्र में रुकूंगा और री-इन्फोर्समेंट का इंतजार करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं सिर्फ जोकीर के साथ शिप छोड़ दूंगा। बाकी की फिक्र उसे नहीं थी। जूजंग बोला, कोर्स बदल दो, नियॉन वाले रूट से मत जाना, साउथ वेस्ट से जाओ। टीम रोज वहां पास ही है, वही तुमसे मिलेगी। याद रखना, कोलंबियन नेवी से सीधा क्लैश मत करना। उनके पास एक एलियन है जिसकी सुपर पावर इंडेक्स 18,000 है। उसका कोड नेम है लॉर्ड ऑफ द ओशन। इसी वजह से ईस्ट चाइना सी रीजन का एक्सपेंशन मुश्किल हो गया है। जू युनक्वे को ये सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर जैंगी को ठंड सी लग गई। 18,000 का मतलब था उसका डबल, यानी वो एपिसलोन लेवल का एलियन। मैं समझ गया, जैंगी ने कहा, मैं साउथ वेस्ट सी की तरफ बढ़ूंगा। जूजंग ने कहा, घबराओ मत, समुद्र में तुम्हें ढूंढना आसान नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ओशन फ्लीट की ताकत को रोके रखने के लिए। असल में उस रीइंफोर्समेंट का मतलब था सिर्फ एक चीज थी, ईस्ट चाइना सी रीजन की नेवी जो अकेली कोलंबियन ओशन फ्लीट से भिड़ सकती थी। जैंगी ने पूछा, क्या दोंगाई रीजन में एपिसलोन लेवल एलियंस हैं? जूजंग की आंखें गहरी हो गई।
उन्होंने कभी माना नहीं, लेकिन मुझे पूरा शक है कि है। जू जंग की बातें सुनकर जैंगी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कॉल खत्म होते ही वो लोग समुद्र में अंधाधुंध बहने लगे। एडवांस नेविगेशन सिस्टम ना होने के कारण उन्हें सिर्फ लाउतियन और बाकी एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स के भरोसे ही साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ना पड़ा ताकि वो कोलंबियन ओशन फ्लीट से बच सके। जू युनक्वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जू जंग ने बस इतना कहा था कि अब वो जैंगी के इंस्ट्रक्शंस मानेगी। जू युनक्वे ने हामी भर दी। कम्युनिकेशन जल्दी खत्म हुआ और जैंगी ने उसका कम्युनिकेशन डिवाइस जब्त कर लिया ताकि वो दोबारा प्राइवेटली बाहर किसी से कांटेक्ट न कर सके। जब हम शोर पर वापस आएंगे तब तुम्हारी चीजें लौटा दूंगा, जैंगी बोला। जू युनक्वे ने होठ सिकुड़ते हुए कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? जैंगी ने सर हिलाया। कम से कम तुम्हें ये सेंस तो है। जू युनक्वे गुस्से में फुपकारती रह गई और अकेले जाकर बैठ गई। जैंगी ने उसे इग्नोर किया और रूम में जाकर जोकीर को डार्क रूम से बाहर निकाला, उसे सिचुएशन समझाई और फिर कंट्रोल रूम ले गया। अब हम समुद्र में ड्रिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जैंगी ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा, लेकिन ध्यान रखना किसी से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाना, कभी भी हमें सब कुछ छोड़कर अलग निकलना पड़ सकता है। जोकीर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं जू युनक्वे जैसी फूल नहीं हूँ। हमने इतने लाइफ और डेथ क्राइसिस फेस किए हैं, मुझे पता है क्या चूज करना है। जैंगी ने सेटिस्फैक्शन से सर हिलाया। दोनों कंट्रोल रूम पहुंचे। इस टाइम पूरे शिप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस शट डाउन कर दी गई थी, यहाँ तक कि हर किसी के हैंड कम्युनिकेटर भी लाउतियन ने ले लिए थे। कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर सिग्नल भेज सकते हैं उसे ज़रूर हटाना था, वरना कुछ ही मिनट्स में इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स आ सकती है। जैंगी ने कभी डायमेंशनल गेट से ऐसी मिसाइल एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। उसका अंदाज़ा था कि उस तरह की टेरिफाइंग पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में वो दूसरी डायमेंशन में ही क्रैश कर सकता है। उसने केबिन की तरफ देखा जहां सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ थे। लाउतियन ने एक नेविगेशन चार्ट थमाया। हम आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और फुल स्पीड में वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाक्शाओ किंगडम वापस पहुंचने के लिए कम से कम 5000 नॉटिकल माइल्स यानी 9000 किलोमीटर का सफर करना होगा, और बिना नेविगेशन सिस्टम के हमें सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस पर ही निर्भर रहना होगा। पता नहीं कितने टाइम तक समुद्र में भटकना पड़ेगा। यहाँ तक कि लाउतियन ने होठ चाटते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। जैंगी ने कहा, जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, अब नाइस वर्ड्स की ज़रूरत नहीं। लाउतियन बोला, हो सकता है हमें आधा साल समुद्र में ही रहना पड़ेगा। जैंगी ने हल्की भौएं चढ़ाई, लेकिन ये उसके एक्सपेक्टेशंस में था। अभी ज़्यादा मत सोचो, बस वेस्ट की तरफ बढ़ते रहो, हमारे पास सप्लाईज की कमी नहीं है। टाइम ज़्यादा लगे तो भी ठीक है, बस ओशन फ्लीट से बचना है। उसने मैप पर एक पॉइंट दिखाया, नैंग आइलैंड्स। वहां पहुंचकर मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा। लाउतियन और बाकी लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। पर सर, अगर हमारी शिप वहां दिखाई दी तो आसपास के कंट्रीज नोटिस करेंगे, तो हो सकता है कि वो कोलंबियन नेवी को इन्फॉर्म कर दे। जैंगी ने शांति से कहा, मेरे पास प्लान है, तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वो पहले से हर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड था। सभी ने अपने अपने ड्यूटी संभाल ली और जिंगफेंग को फुल स्पीड में वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया। जैंगी खुद भी नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, बस स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा था। सबसे ज़्यादा उम्मीद शायद अब जू जंग की अरेंजमेंट पर थी। मिस्टर जैंग, उन लोगों का क्या करना है? लाउतियन ने आंखों से डेक की तरफ इशारा किया। जैंगी के आंखों में किलर इंटेंशन चमक गई। अगर चे हाइचिंग और उसकी टीम की गद्दारी न होती तो वो कोलंबियन नेवी के पेट्रोल जोन को आसानी से पार कर लेते। चलो बात करते हैं उनसे। उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल थी, लेकिन वो वाली स्माइल जो शांति से भरी नहीं होती। डेक पर चे हाइचिंग, बाइमो, जियुन फान, आइजमैन और रुडोल्फ घुटनों के बल बैठ के कांप रहे थे। 2 क्रू मेंबर्स गन लेकर उन्हें गार्ड कर रहे थे। पास में यानलू ग्रुप के लोग भी खड़े थे, लेकिन उन्हें उनके जान से ज़्यादा मौजूदा सिचुएशन की फिक्र थी। सुनवाशी जू युनक्वे के पीछे छुपी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। जैंगी को पता था कि सुनवाशी ने गद्दारी में हिस्सा नहीं लिया। वो या तो सिंपल थी या फिर सिंपली स्टूपिड। लेकिन स्टूपिड लोग भी कभी कभी सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होते हैं। जैंगी जैसे ही डेक पर गया, चे हाइचिंग ज़मीन पर पटकते हुए चिल्लाने लगा, सर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फोर्स किया गया था, प्लीज़ एक चांस दीजिए, मैं आपका कुत्ता बन के रहूँगा, जो कहोगे वो करूँगा। बाइमो डर के मारे रोने लगा, प्लीज़ हमें मत मारो, मुझसे गलती हो गई।
जैंगी का चेहरा शांत हो गया। उसने सबके चेहरे एक एक करके देखे। कुछ तो डर के मारे यहीं पर यूरिन कर बैठे। बताओ ये सब कैसे किया? जैंगी ने बहुत हल्की लेकिन शांत आवाज में पूछा। जैसे ही कुछ लोग जो जिंदा रहना चाहते थे उन्होंने पूरा प्लान रिवील कर दिया, जैंगी का चेहरा अचानक गहरा हो गया। मिस्टर जैंग, मैं उनके साथ कोई साजिश नहीं कर रहा था। जैंगी ने फिर शांति से कहा, पता है मुझे, इस गलती के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूँ, एक कैप्टन होने के नाते। ये सुनकर चे हाइचिंग की आंखें नम हो गई। आजकल ऐसे लीडर कम ही मिलते हैं जो दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उस औरत को भी खींच कर लाओ। जैंगी ने क्राउड में खड़ी किम किमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। चे हाइचिंग और बाकी लोग भागने की सोच रहे थे, लेकिन किम किमी कुछ समझ ही नहीं पाई। चे हाइचिंग ने उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया था। वो तो बस एक पपेट बनकर रह गई थी। सीला की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते करते वो समझ चुकी थी कि कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए। चे हाइचिंग ने खुद को प्रूव करने के लिए किम किमी के बाल पकड़कर उसे घसीटा और डेक पर पटक दिया। किम किमी दर्द से रोने लगी और मिस्टर जैंग से रहम की भीख मांगने लगी। मिस्टर जैंग, मुझे कुछ पता नहीं था, सब कुछ चे हाइचिंग का किया धरा है। चे हाइचिंग चिल्लाया, तू झूठ बोल रही है, मुझे मत फंसाओ, मुझे फोर्स किया गया था। किम किमी गुस्से से कांपते हुए बोली, तू भागना चाहता था लेकिन मुझे छोड़ दिया। क्या मैं सिर्फ एक टूल हूँ तेरे लिए? चे हाइचिंग, अगर मैं ना होती तो तू सीला में अब भी चाय बॉल्स को खुश कर रहा होता। मैंने तुझे प्रोसिक्यूटर की वाइफ बनाया, अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैंगी ये सब चुपचाप देखता रहा। कैसे ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को गिराने में लग गए थे। कोलंबियन नेवी आने से पहले ही साफ हो गया था कि किम किमी को असली प्लान का कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए जैंगी ने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। शे चैंग मिंग, क्या तुम्हें ये औरत चाहिए? शे चैंग मिंग चीप गया। नहीं सर, जो आप कहें। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये औरत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैंगी को पता था कि किम किमी बस एक दिखावटी लड़की है जिसे दूसरों ने यूज़ किया था। उसे किल करने से अच्छा था उसे चे चैंग मिंग को दे देना, जिससे उसका लॉयल्टी और बढ़ जाए। चे चैंग मिंग ने किम किमी को अलग ले जाकर सख्ती से कहा, अब तुम मेरी और मिस्टर जैंग की बात मानोगी, कोई चालाकी नहीं चलेगी। किम किमी डर के मारे सहम गई और सर हिलाकर हाँ में हाँ बोल पड़ी। चे हाइचिंग ने भी जिंदा रहने की भीख मांगी। जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे मत मारो। जैंगी मुस्कुराकर बोला, अब बात करने का सही टाइम है। एक बात समझ नहीं आती, तुम लोगों ने अच्छे खासे हालात में रहते हुए भी मेरे साथ धोखाधड़ी की। सभी चुप थे, डर के मारे किसी की आवाज नहीं निकली। जैंगी ने आगे कहा, अगर अब भी सच बोलोगे तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा, वरना बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। बाइमो रो पड़ा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम बस कोलंबिया जाना चाहते थे, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। जैंगी बोला, माफ करना, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। और कुछ कहना है? इंजीनियर आइसमैन ने कहा, अगर आपने हमें मार दिया तो कोलंबिया की गवर्नमेंट और भड़क जाएगी। नेगोशिएशन के लिए हम जरूरी हैं। जैंगी हंस पड़ा, तुम लोग खुद को बहुत वैल्यूएबल समझते हो, लेकिन सच ये है कि कोई तुम्हें लेने तक नहीं आया, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची। तुम लोगों ने पेनफुल डेथ चुनी है तो अब वही मिलेगी। जैसे ही जैंगी ने ये कहा, सब चिल्लाने लगे, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस सर्वाइव करना चाहते थे। जैंगी चुप हो गया, फिर अचानक मुड़ा और पूछा, क्या मैंने तुम्हें कभी भूखा रखा? कोई जवाब नहीं दे पाया। जियुनफान बोल पड़ा, पर आपने यामाडा और बाकी लोगों को मार दिया था, जिससे हमें डर लगा। जैंगी बोला, तुम्हारे पास हर बार एक्सक्यूजेस होते हैं, और मेरी राय है थोड़ी मेहनत और टेस्ट डालो। किसी को समझ नहीं आया। जैंगी ने पूछा, चुन चुन सियांग खाया है कभी? जियुनफान बोला, हाँ चाइना में खाया था। जैंगी मुस्कुराया, अच्छा है, लाओ तियान, इन सबको छांट छांट कर स्क्वायर बनाओ और बोर्ड के सामने ग्रिल करो। इन ट्रेटर्स को टुकड़ों में काट कर ही जैंगी का गुस्सा ठंडा हो सकता है। जैंगी ने जोकीर को वापस केबिन में ले गया, लेकिन लाओ तियान ने कहा, शिप पर मौजूद हर शख्स को अपनी आंखों से गद्दारों की सजा देखनी चाहिए। नीचे केबिन में छुपे सभी लोग डेक पर आ गए। जू युनक्वे और सुनवाशी भी इससे नहीं बच पाए। बिना किसी बहाने उन्हें ये दर्दनाक सीन अपनी आंखों से देखना पड़ा। हालांकि सीन बहुत ही बर्बर था और जैंगी दिल का नर्म इंसान था, वो खुद ये सब नहीं देख सका, इसलिए जोकीर को लेकर वहां से चला गया। बाहर दिल दहला देने वाली स्क्रीम्स गूंजने लगी। लाओ तियान ने शे चैंग मिंग को कुकिंग करने को कहा। आखिर वो एक स्किल्ड कुक था और
चाकू चलाने में माहिर भी। चुनचुनशियांग की ट्रेडिशन के मुताबिक हर गद्दार को सैकड़ों कट्स झेलने होते हैं, फिर उन्हें शार्प लकड़ी या आयरन ड्रिल से छेद कर बोर्ड के सामने लटका दिया जाता है। ये पनिशमेंट सबके जहन में ताज़ा हो गया और जैंगी की शक्ति सबने देख ली थी। आंखें बंद करने पर भी चीखें कानों में गूंजती रही। लू दोहाई ने मरते गद्दारों को देखकर ठंडी मुस्कान दी। पहले ही जानता था कि ये कमीने अनरिलायबल है। ली जोंगयू, जैंग वेवे और मार्विन शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। अब वो जैंगी की ताकत से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जू युनक्वे और सनवाशी ये सब देख नहीं पाए, बार बार वॉमिट किया, पेट में कुछ नहीं था, फिर भी रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। वो जैंगी को कोसने लगे। इतना क्रूर इंसान, सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं, उन्हें पूरी प्रोसेस जबरदस्ती दिखाना ये किसी रूटीन टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग गद्दारों के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखते थे। आखिरकार वो सब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ खतरे में था। अब पता नहीं कितने साल समुद्र में भटकना पड़ेगा और किसी भी वक्त कोलंबियन मिसाइल्स उन्हें ढूंढ सकती है। और ये सब उन्हीं सैकड़ों गद्दारों की वजह से हुआ। जैंगी ने चे हाइचिंग जैसे 6 गद्दारों को सबसे ब्रूटल तरीके से सजा दी ताकि अपना गुस्सा निकाल सके, लेकिन अब सफर आगे बढ़ाना जरूरी था। कोलंबियन नेवी की नज़र से बचने के लिए उसने शिप का सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया, यहाँ तक कि कोई सोनार और रेडार भी नहीं रखा। सबका कम्युनिकेशन गियर जब्त कर लिया गया, साथ ही मिलिट्री ग्रेड शील्डिंग चालू कर दिया गया। इसका मतलब अब वो समुद्र में अंधे बन चुके थे। सब सेलर्स की इंस्टिंक्ट पर सफर निर्भर कर रहा था। सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी लीक होना कितना खतरनाक हो सकता है ये जैंगी जानता था। अब जूजंग की कोऑर्डिनेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है। रोक फ्लाई आइलैंड, कोलंबियन ओशन फ्लीट HQ, बर्फीले तूफान से पहले बड़े शिप्स डीप सी में भेजे जा चुके थे। सिर्फ छोटी बोट्स किनारे में जम गई थी, एक खूबसूरत सीनरी बनाते हुए। लेकिन आइलैंड के चारों तरफ सैकड़ों जहाज चांद सितारे जैसे बेस को घेरे हुए थे। सफ़ेद ग्रे स्टील्स वॉरशिप एक दीवार की तरह खड़े थे। उनके मेन गन्स 10 मीटर से भी लंबे किसी भी शिप को पल भर में तबाह करने के लिए काफ़ी थे। डीप सी में फ्लीट का कोर एक सुपर आर्टिफैक्ट कैरियर अब शांत पड़ा था। आइस एज में ऐसे बड़े कैरियर्स का यूज़ बहुत मुश्किल हो गया था। इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और एनर्जी कंजप्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। कोलंबिया से फ्यूल लाना भी कोई आसान काम नहीं, जर्नी में बहुत ही ज़्यादा खपत होती है। इतना ही नहीं, कैरियर्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि डीप सी मॉन्स्टर्स का ईजी टारगेट बन जाते हैं। सर्दी के चलते फाइटर प्लेन्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते, इसीलिए आइस एज में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जगह छोटी बोट्स ने ले ली थी। इसके बावजूद कोलंबियन ओशन फ्लीट अब भी समुद्र की सबसे ताकतवर फोर्सेस में गिनी जाती है। सारी तैयारी पूरी थी और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से सोल्जर्स स्पेशल गर्म यूनिफॉर्म पहने हुए थे। गन से लैस नेवी गार्ड्स पूरे बेस की सुरक्षा में लगे हुए थे। तभी दूर से एक जोरदार आवाज आई। नेवी के लोग अलर्ट हो गए। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा। एक सफ़ेद लहर जो पानी और बर्फ से बनी थी 10 मीटर ऊंची तेजी से बेस की तरफ बढ़ रही थी। साउंड और तेज होती गई। कमांडर डगलस जो 5 स्टार जनरल थे, पाइप मुंह में लिए खिड़की से देखते हुए बोले, कार्टाइल्स लौट आए, उसे मेरे पास लाओ। कैप्टन पूका बोलकाटो ने सैल्यूट किया और गुस्से से ऑफिस से बाहर निकला। ये कार्टाइल्स दिन ब दिन ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है। बेस में हलचल मच गई। लगता है लेफ्टिनेंट कर्नल कार्डा वापस आ गया है। हमेशा एंट्री में धमाका करता है। और क्या, अगर मैं उसकी तरह होता तो मैं भी थोड़ा एरोगेंट बन जाता। भाई पहले खुद को नेवी कमांडर समझना छोड़। लोग हंसने लगे, लेकिन समुद्र की तरफ देखते हुए सबकी आंखों में जेलसी थी। जब लहर नेवल बेस से 2 किलोमीटर दूर पहुंची, तब जाके सबको दिखा कि असल में क्या है। फिश स्कूल्स और बड़े म्यूटेटेड हिल्स आगे रास्ता बना रहे थे और उनके पीछे हर तरह के समुद्री मॉन्स्टर्स भागे आ रहे थे। इतने ज्यादा सी क्रिएचर्स थे कि गिनती करना मुमकिन नहीं था। और सबसे बड़ी वेल 200 मीटर लंबी, उसके सर पर खड़ा था एक आदमी, ब्लू और वाइट कॉम्बैट सूट पहने, सी ब्लू हेलमेट पहने। बस थोड़ा सा ही दिख रहा था। कोलंबिया नेवी का सबसे ताकतवर सोल्जर, ओशन का लॉर्ड जॉन कार्डिलस। वो समुद्र की तमाम आत्माओं के साथ सवारी करता हुआ आया। एक विशाल व्हील के सर पर ऐसे खड़ा था जैसे समुद्र का खुदा हो। समुद्र की सारी ताकत उसके कदमों में झुकी हुई थी। ये नज़ारा इतना ज़बरदस्त था कि नेवी HQ में ज़ोरदार शोर मच गया।
सिर्फ कार्डाइल्स के वेलकम के लिए फीमेल सोल्जर्स ने तो एक्साइटमेंट में अपने अंडरगारमेंट्स तक निकाल दिए। ठंड की परवाह किए बिना और हवा में कांपते हुए खड़ी रही मेल सोल्जर सीटी मारते रहे। कार्डाइल्स को ये अटेंशन बहुत पसंद आई। उसने दोनों हाथ फैलाए और स्माइल किया। जैसे ही राफ्ट के पास पहुंचा, वो वेल के सर से छलांग मारता है। बर्फ और पानी की एक वेव उसके नीचे बन जाती है जो उसे स्लाइड करवा रही होती है। भयानक समुद्री जीव वहीं रुक जाते हैं। कार्डाइल्स एक एक करके वॉरशिप्स को पार करता है और शांति से किनारे पहुंचता है। फीमेल सोल्जर्स अपने कपड़े उसकी तरफ फेंकती है जैसे हवा में रंग बिरंगे बटरफ्लाइज उड़ रही हों। कार्डाइल्स ने एक हॉट 3 पॉइंट ब्रा पकड़ ली और शरारती स्माइल दी। वाह, ये तो कमाल का साइज है। शोर और हंसी और तेज हो गई। एक फीमेल सोल्जर ने फ्लाइंग किस भेजते हुए कहा, हे कार्डा, आज रात मेरे रूम में रेस्ट करना। कार्डाइल सस्ते हुए बोला, सोचूंगा। उसी समय नेवी कैप्टन बोल्काटो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। ये पूरा सीन देखकर वो गहरी सांस लेता है ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। एक सीनियर ऑफिसर होते हुए उसे ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं, मगर ओशन फ्लीट का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर होने के कारण कार्डाइल्स हमेशा कमांडर डगलस का फेवरेट रहा है। बोल्काटो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। नीचे दर्जे का सोल्जर चाहे जितना भी पावरफुल हो जाए, उसकी सोच नहीं बदलती। वो बड़बड़ाया, कार्डाइल्स पहले एक मामूली कॉर्पोरल था। अगर अपोकलिप्स के दौरान उसे ताकत नहीं मिली होती तो आज उसे कोई याद भी नहीं करता। मगर उसकी ये बड़बड़ाहट कार्डाइल्स ने दूर से सुन ली। हे बोल्काटो, पीठ पीछे बकवास करना बंद करो। तुम एक नेवल कर्नल हो, इतना कावर्डली बिहेव मत करो। कार्डाइल्स उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। बोल्काटो हैरान था कि कार्डाइल्स ने इतनी दूर से ये कैसे सुन लिया, पर उसने सीना तन के जवाब दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल कार्डाइल्स, रैंक में सीनियर को सर कहा जाता है। कार्डाइल्स हंस पड़ा। उसके दांत चमक रहे थे। वो धीरे धीरे बोल्काटो के पास आया। उसके साथ खड़े सोल्जर्स थोड़ा डर गए क्योंकि कार्डाइल्स नेवी का एक पागल किस्म का आदमी माना जाता है। वो बोल्काटो से 5 सेंटीमीटर लंबा था और उससे ऊपर से देख रहा था। चेहरे पर स्माइल थी पर आंखें बर्फ सी ठंडी। इस पूरे नेवल बेस में मैं सिर्फ जनरल डगलस को रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम क्या चीज हो बोल्काटो? बोल्काटो गुस्से से फट गया। तुम सिर्फ एक किस्मत वाला लड़का हो जिसे एक एक्सपेरिमेंट में ताकत मिल गई और मेरी सारी मेडल्स मेरी मेहनत से मिली है। कार्डाइल्स ने कंधे उचकाए और बोले, सही है कर्नल, सब कुछ, मगर वो बीते दिन थे। उसने अचानक बोल्काटो के कंधे पर हाथ रखा और ठंडी नजरों से देखा। अब तुम हो एक मगल और मैं हूँ द बिग बॉस। उसकी आइस ब्लू आंखों से खौफनाक प्रेशर निकल रहा था। बोल्काटो उसकी आंखों में घूरता रह गया, पसीने पसीने हो गया। तभी 2 ऑफिसर्स आकर बोले, लेफ्टिनेंट कर्नल कार्डाइल्स, जनरल डगलस आपको तुरंत बुला रहे हैं। डगलस का नाम सुनते ही कार्डाइल्स ने बोल्काटो को छोड़ दिया। वो फिर गिर पड़ा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। कार्डाइल्स बिना पीछे देखे बोला, जनरल बुला रहे हैं तो चलना पड़ेगा, और वो ऊंचे कदम भरते हुए बेस की तरफ बढ़ गया। अगर ये ओशन फ्लीट का बेस ना होता तो शायद वो बोल्काटो को वहीं मार देता और सारा इल्जाम किसी दुश्मन देश पर डाल देता। कार्डाइल्स के जाते ही बोल्काटो ने नफरत भरी नजर से उसकी तरफ देखा और गुस्से से अपनी टोपी फेंक दी। उसके साथी ने कहा, छोड़ो बोल्काटो, अभी हमें उसकी जरूरत है। बोल्काटो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को अभी जितना उड़ना है उड़ने दो, उसका अंजाम भी जल्द आएगा। साथी ने कंधे उचकाए, कम से कम अभी तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कार्डाइल्स डगलस के ऑफिस पहुंचा जहां उसकी मुलाकात उस नेवल कमांडर से हुई जिसे पुरानी टाइप की पाइप पीने का शौक था। कोलंबिया की नेवी का एस होने के नाते डगलस की रिस्पेक्ट नेवी में बहुत हाई थी। यहाँ तक कि एपिसलॉन लेवल एलियन होने के बावजूद कार्डाइल्स भी उसकी ऑर्डर्स मानता था। ये सब कुछ कोलंबिया के ख़त्म होने के बाद से शुरू हुए गॉड मेकिंग प्लान की स्क्रीनिंग से पॉसिबल हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होकर सोल्जर्स का कोलंबिया के लिए लॉयल होना ज़रूरी था। कोई भी एम्बिशियस या पावर हंग्री नहीं होना चाहिए था। जैसे कि कार्डाइल्स, उसे औरतें, पैसा और स्लॉट मशीन्स बहुत पसंद है, इसीलिए पावर होने के बावजूद वो सिर्फ थोड़ा एरोगेंट हो सकता है पर सिस्टम को गिराने का प्लान नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सब झंझट वाला काम है और उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कार्डाइल्स ने डगलस से मुलाकात की। डगलस ने दीवार की क्लॉक की तरफ देखा और कहा, तू 2 घंटे लेट है। कार्डाइल्स मुस्कुराया और सामने की कुर्सी पर बैठ गया। तू जानता है मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अगर मैं ईस्ट चाइना सी पर नजर न रखता तो हाक्शाओ किंगडम की फ्लीट अब तक बाहर आ चुकी होती। डगलस ने पाइप का एक कश लिया और स्मोक उड़ाई। अब इससे भी इम्पोर्टेंट काम है तेरे लिए।
उसने एक फाइल उसके तरफ बढ़ा दी। कल दोपहर हमारा एक क्रूजर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरे क्रू की मौत हो गई, वो भी सिर्फ एक आइस ब्रेकर से। इससे साफ है कि उस पर हाक्शाव का कोई टॉप लेवल स्ट्रेंजर था। कार्डाइल्स ने फाइल पलटी। कोपरनिकस, इस पर 24 हैवी मिसाइल्स और सैकड़ों टॉर्पेडोस थे और फिर भी डूब गया। उसने अपनी थोड़ी सहलाई। अगर सामने वाला म्यूटेंट है तो ठीक है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। डगलस को कार्डाइल्स के एटीट्यूड की आदत थी, पर एक शिप और इतने सोल्जर्स खोना बहुत बड़ा लॉस था। उसने टेबल पर हाथ मारा। हमें रिस्पॉन्ड करना ही होगा और मर्डरर को पकड़ना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोग समझेंगे कि अब समुद्र पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया है। डगलस का गुस्सा देखकर कार्डाइल्स थोड़ा सीरियस हुआ। दुश्मन स्ट्रांग है, पक्की इन्फो नहीं है, बस इतना पता है कि शिप रिवरसाउथ डोमेन से आई थी और वहां कोई एपिसलॉन स्ट्रेंजर नहीं है। कार्डाइल्स ने हंसते हुए कहा, तो फिर मेरे जाने की जरूरत भी नहीं। डगलस बोला, पर मुझे वो जिंदा चाहिए। उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और जिंदा पकड़ना है तो तुझे ही जाना होगा। कार्डाइल्स ने कंधे उचकाए। ठीक है, जब जनरल खुद बोले तो मना कैसे कर सकता हूँ। डगलस ने सर हिलाया। वो बहुत चालाक है, शायद उसने सारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बंद कर दी हो। नेवी की सर्विलियंस कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तुझे अपनी एबिलिटी से उसे ढूंढना होगा। मालूम था ये कोई हेडेक वाला टास्क होगा। खैर, नेवी का मेंबर हूँ, कर दूंगा। कार्डाइल्स खड़ा हुआ और चल पड़ा। वैसे जनरल, एक सजेशन है। बोलकाटो बेवकूफ है, उसे हेडक्वार्टर से निकाल दो, फिशरीज डिपार्टमेंट में भेज दो फिश पकड़ने। इतना कहकर वो हंसते हुए बाहर चला गया। डगलस ने पाइप के 2 कश लिए और उसके जाने के बाद मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भले ही कार्डाइल्स एरोगेंट हो, लेकिन काम का है। उसे जो टास्क दिया जाए उसे वो पूरा करता है। डगलस उसे उसकी फेवरेट चीज़ें दे सकता है, पैसा, पावर, औरतें और वो ग्लैमर जो उसे हीरो बनाता है। वो बस कंट्रोल में रहे, बाकी सब मिल सकता है। बाहर निकलते ही कार्डाइल्स ने कमर पर हाथ रखा और बड़बड़ाया, क्या झंझट है, मैं समुद्र का किंग हूँ और तू मुझे इन्वेस्टिगेटर बना रहा है। उस हरामखोर को पकड़ना है तो उसे ऑक्टोपस के साथ स्लाइम में डुबा दूंगा। उसी वक्त एक खूबसूरत ब्लोंड औरत मिलिट्री यूनिफॉर्म में हील्स पहने हुए एलिगेंसी से उसकी तरफ आई। हाथ में डॉक्यूमेंट्स का स्टैक था। कार्डाइल्स की आंखें चमक उठी। सामने खड़ी लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल उसकी टाइप की। असल में उसकी पसंद बहुत कॉम्प्लेक्स थी, खासकर जब से उसे पावर मिली थी। कह सकते हैं वो हर किसी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो आगे बढ़ा और ब्लोंड लड़की का रास्ता रोक लिया। हेलो सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कार्डाइल्स की लेजेंड याद आ गई। मेरा नाम जूलियाना है सर। जूलियाना? क्या ही सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कार्डाइल्स ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसके शोल्डर पर रख दिया। मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। जाने से पहले क्या तुम मेरी थकी बॉडी को कंफर्ट करोगी? सर, लेकिन मैं तो नहीं, कुछ मत कहो, ये तुम्हारा ड्यूटी है, मना नहीं कर सकती। जूलियाना को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने का काम छोड़ना पड़ा क्योंकि डगलस ने सबको वर्बली कह रखा था अगर कार्डाइल्स को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो कार्डाइल्स को सेटिस्फाई करना ही होगा, यहाँ तक कि जनरल की वाइफ भी। लेकिन डगलस की वाइफ अब ओल्ड हो चुकी थी तो कोई रिस्क नहीं था। कार्डाइल्स अभी इतना परवर्ट नहीं हुआ था। कोपरनिकस को जैंगी ने सिंक कर दिया था और सोर्स ऑफ गॉड लीक हो गया। इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए। रिवरसाउथ डोमेन और डगलस दोनों अब इंफॉर्मेशन पाने में एक्टिव हो गए। रिवरसाउथ डोमेन ने जैंगी को साउथ वेस्ट भेजा, जहां पहले एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी। साउथ वेस्ट सी में एक आइलैंड के पास काले धुएं के गुब्बारे उठ रहे थे। सैकड़ों शिप्स तबाह हो चुके थे। 6ठी डिवीजन के पायरेट कैप्टन बॉब की हालत बहुत खराब थी। उसके फेस को हील से कुचला गया था, बॉडी घावों से भरी थी। डेक के नीचे, बॉब लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, ड्रैगन किंग का लेयर कहाँ है? आवाज थी एक कोल्ड औरत की। ब्लू और व्हाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म, व्हाइट मिलिट्री कैप, नेचुरल ब्राउन कर्ल्स और आइस ब्लू आइज वाली रोज टीम की कैप्टन लिंगो फेशुए की। बॉब की हालत बुरी थी लेकिन फिर भी बोला, मैं नहीं बताऊंगा, तुम तियानलोंग आइलैंड कभी नहीं ढूंढ पाओगी। फेशुए ने उसकी आंख में हील घुसा दी। बॉब चीख उठा। तभी एक टीम मेंबर आया, कैप्टन, हेडक्वार्टर से अर्जेंट मैसेज है। ठीक है बॉब, आज के लिए इतना ही एंटरटेनमेंट काफी है। वो ग्रेसफुली बाहर निकल गई। अचानक कलरफुल बबल्स हवा में चमकने लगे और बॉब की बॉडी के अंदर चले गए। कुछ देर में उसका सर फट गया। फेशुए बोट पर लौट आई और जूजंग को कॉल किया। कमांडर, मैं लिंगो फेशुए बोल रही हूँ। साउथ चाइना का मिशन कैसा चल रहा है? पायरेट्स बहुत क्लेवर हैं,
अपना बेस बार बार चेंज करते हैं। मैं उनकी 6th डिवीजन डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ, पर वो जल्द ही रेफ्यूजीज के जरिए खुद को रीबिल्ड कर लेंगे। फिलहाल वो मिशन सस्पेंड कर दो। एक नया टास्क है। केओस मिशन पर गया था और अब कोलंबियन नेवी से क्लैश हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेफली रेस्क्यू करो। केओस, वो जिसने गाओ चेंगकोंग को हराया था? हाँ, वो अब कम्युनिकेशन में नहीं है। तुम्हें ओशन में उन्हें ट्रैक करना होगा। इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी गई है। फेशुए स्माइल करती है। ठीक है, समझ गई। कॉल एंड करने के बाद उसने जैंगी और जिंगफेंग की डिटेल्स देखी, फिर बोली, सभी पायरेट्स को किल कर दो और फिर साउथ की तरफ मूव करो। गुयुफे, जी टीम लीडर, अपने दोस्तों को बोलो कि हाक्शाओ कंट्री की शिप को ट्रेस करे। गुयुफू ने सीने पर हाथ रखा, होठ खोले और एक ब्यूटीफुल मैजिकल साउंड निकाली। आर्या। ये एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो सभी लिविंग बीइंग से कम्युनिकेट कर सकती थी। कुछ देर बाद डॉल्फिन्स बर्फीले समुद्र को चीरते हुए आई। गुयुफी ने उन्हें डायरेक्शन दी और वो वाटर में डाइव कर गई। जू जंग ने जब रोज टीम से कांटेक्ट किया तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो जानता था कि अकेले रोज टीम कोलंबिया नेवी से नहीं लड़ सकती। जैंगी और उसकी टीम को बच निकलने के लिए वक्त चाहिए था और उसके लिए किसी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स की जरूरत थी जो कोलंबियन नेवी को रोक सके। मुझे लाओ ली से बात करनी होगी। उसने कंप्यूटर ऑन किया और ली गुआनशाओ को एक पिक्चर भेज दी। कुछ ही मिनट में वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन पर ली मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता भी साफ दिख रही थी। ओल्ड जू, क्या तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड मिल गया? दोनों के पास उसकी इंटेलिजेंस थी जो शेंजिंग रीजन ने दी थी। जू ने पूरा मामला बताया, लेकिन ली जोंग्यू का जिक्र नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि वो एक ऐसे आदमी को बचाने जा रहा है जो सोर्स ऑफ गॉड के बारे में जानता है। ली हैरान रह गया। तुम्हारे बंदे ने कोलंबिया के क्रूजर को डुबा दिया। अगर ये पहले होता तो नेशनल वॉर छिड़ जाती। जू ने ठंडी सांस ली। वक्त बदल गया है। अगर उन्होंने अटैक नहीं किया होता तो हम रिटेलिएट क्यों करते? ली बोला, अगर बात सोर्स ऑफ गॉड की हो तो ये सब जस्टिफाई किया जा सकता है। सोर्स ऑफ गॉड इतनी पावरफुल चीज है कि वो किसी डेल्टा लेवल इन ह्यूमन को एपिसलॉन बना सकती है। म्यूटेंट्स की ताकत का कोई लिमिट नहीं मिला अभी तक और दुनिया उसकी डायरेक्शन में जा रही है। फिर ली ने सीधा सवाल किया, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, है ना? जू हंसा, बिल्कुल। ली सोच में पड़ गया। दोंगाई नेवी और कोलंबियन फ्लीट बराबरी पर है, लेकिन दोंगाई को होम एडवांटेज है। ली ने कहा, हम तुम्हारे लिए कोलंबिया को डिले कर सकते हैं, लेकिन फुल नेवल बैटल नहीं करेंगे और बदले में सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी चाहिए होगी। जू ने मान लिया, जब सोर्स मिलेगा हम साथ में काम करेंगे। ली ने तुरंत अपनी 4 सबसे पावरफुल नेवल फॉर्मेशन को नियानरो फ्लाई आइलैंड की तरफ भेजा ताकि कोलंबिया पर प्रेशर बनाया जा सके। जू ने आखिर में कहा, ओल्ड ली, तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है, वरना मुझे शेंजिंग वालों को बुलाना पड़ेगा। ली बोला, वो वक्त कभी नहीं आएगा, तुम देखना दोंगाई किस तरह से मुकाबला करता है। जू ने वादा किया कि रिवरसाउथ डोमेन इस मिशन का राशन सप्लाई करेगा। रिवरसाउथ डोमेन के पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है जो बाकी रीजन्स को जलन में डाल देती है। डील डन। दोनों लीडर्स ने मिलकर एक साजिश रच दी, सोर्स ऑफ गॉड को हासिल करना और कोलंबिया नेवी को रोकने की। क्योंकि जैंगी ने कॉपरनिक्स को डुबा दिया था, पूरा ईस्ट चाइना सी रीजन उथल पुथल में आ गया था। कोलंबिया ओशन फ्लीट ने सोर्स ऑफ गॉड की इंफॉर्मेशन पाने के लिए अपनी सबसे ताकतवर फोर्स कैटियर्स को भेज दिया। रिवरसाउथ डोमेन और ईस्ट चाइना सी रीजन्स ने भी अपनी पूरी फोर्स झोंक दी। मकसद एक था, हर तरह की न्यूज़ को ब्लॉक करना और अंधेरे में समुद्र के रास्ते आगे बढ़ना। बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह इन दोनों ताकतवर देशों की हरकतें छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज में भी हलचल मचा रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया को इस टकराव की असली वजह पता नहीं थी। जो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस लीक हुई वो बस इतनी थी, कोलंबिया का एक वॉरशिप डूबा है। लेकिन सब जानते थे इस तरह की सिचुएशन में कोई भी सुपर पावर बिना किसी बड़े रीजन के वॉर स्टार्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो उसका रीजन कुछ बहुत बड़ा होगा। लेकिन दोंगाई, रिवरसाउथ डोमेन और कोलंबिया ओशन फ्लीट कोई भी इस बात को लीक नहीं करना चाहता था। शेंजिंग रीजन और कोलंबिया की टॉप लेवल अथॉरिटी भी इस पुराने राज को छुपाए बैठी थी, क्योंकि सभी सोर्स ऑफ गॉड जैसे रैली को सिर्फ अपना बनाने के लिए गोल रखते थे, किसी और से शेयर नहीं करना चाहते थे। हाक्शाओ स्टेट के 6 रीजन आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन हर एक के पास लोकल गवर्नेंस की फुल पावर थी। कोलंबिया का भी वही हाल था, बाहर से यूनाइटेड, अंदर से डिवाइडेड। अब ईस्ट चाइना सी में हालात पूरी तरह से मेस बन चुकी थी।
ली गुआन शो जो ईस्ट चाइना सी के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया, हमारी 4 सबसे पावरफुल नेवल फॉर्मेशन को समुद्र में तैनात करो, डगलस को इंटिमिडेट करना है। इन 4 फॉर्मेशन को लीड कर रहे थे ईस्ट चाइना सी के 4 टॉप इनह्यूमंस। सरकारी सिक्योरिटी के चलते उनकी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर पता चला, उन सबको हाक्शाओ किंगडम के 4 प्राचीन स्पिरिट्स के नाम पर टाइटल्स दिए गए हैं, आजूरे ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोराइस। कहते हैं इन टाइटल्स को पाना आसान नहीं था। बहुत सारे टॉप इनह्यूमंस ने कोशिश की, लेकिन आखिर में सबने कंपटीशन छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने पावर का असली फर्क समझ लिया। अब ये 4 स्पिरिट फ्लीट्स कोलंबिया ओशन के बैटलशिप्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इनकी HQ टीम ने शेंग आइलैंड के सभी मेजर सी पोर्ट्स पर सर्विलियंस शुरू कर दी थी। इससे डगलस को प्रेशर में आकर मैसिव स्केल पर शिप मूवमेंट करानी पड़ी, जिससे जैंगी पर काफी प्रेशर कम हो गया। ब्लिज़र्ड सिटी जूजंग पिछले 2 दिन से जैंगी के इशू में उलझा हुआ था। फोन कॉल्स नॉन स्टॉप आ रहे थे। ये एक मेजर पावर गेम बन चुका था जहां कोई भी छोटी सी डिटेल मिस नहीं की जा सकती। अब जब बात इतनी बड़ी हो चुकी थी तो हाक्शाओ किंगडम के बाकी रीजन्स भी इंटरेस्टेड हो गए। सबसे पहले शेनजिंग रीजन ने सवाल उठाए और जूजंग को उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए बहाने ढूंढने पड़े। उसके लिए जरूरी था कि ये कन्फ्लिक्ट एक लाइन के अंदर रहे ताकि जैंगी और सोर्स ऑफ गॉड के चलते कोई ओपन वॉर ना भड़क जाए। थकान के बावजूद जूजंग जानता था कि ये सब जरूरी है क्योंकि एक बार ली लिंगशुआई ने कहा था, जैंगी की लिमिट डेल्टा लेवल से कहीं ज्यादा है। वो एक एपिसलोन या उससे भी ऊपर का टैलेंट है। ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं। हाक्शाओ किंगडम का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है, जिसका कोड नेम है होतु और जो हेल्स ग्लूटाइन का यूजर है, वो भी एक नेचुरल एपिसलोन है। अगर जैंगी को सोर्स ऑफ गॉड मिल जाए तो शायद वो भी होतु के बराबर पावर पा सकता है और तब रिवर्स आउट डोमेन अपने ऊपर लगा वीकेस्ट टैग हटा सकता है। जूजंग ने गहरी सांस ली। उसे जैंगी के लॉयल्टी पर कभी शक नहीं था। जब काओ चेंगकोंग ने उसे मारने की कोशिश की थी तब वही जैंगी था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो पावर का भूखा नहीं था और जूजंग ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन तभी उसका ध्यान गाओ चेंगकोंग की तरफ गया। शायद उसके अंदर भी एपिसलोन का टैलेंट हो सकता था, लेकिन अब दोनों आमने सामने थे। तभी लैंग शिंगचैंग ने रिपोर्ट किया, ली लिंगशुआई जो रिसर्च डिपार्टमेंट से है उनसे मिलने आई है। साथ में एक छोटी बच्ची भी है। वो बच्ची 5 से 6 साल की लगती थी, लेकिन चेहरा किसी 20 साल की लड़की जैसा है। मासूम, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सी एंजेलिक प्योरिटी, जैसे कोई एंजल अभी अभी धरती पे उतरा हो। लैंग शिंगचैन भी नहीं समझ पाए कि ली लिंगशुआई उस बच्ची को क्यों लाई है। वैसे भी ली की इमेज थोड़ी स्ट्रेंज, जीनियस वाली थी। सब उसे एक जीनियस फ्रीक के नाम से जानते थे जो हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करती थी। जूजंग ने सुना, थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कहा, उन्हें अंदर भेजो। सिक्योरिटी लेवल अब काफी हाई था। जूजंग से मिलना इतना आसान नहीं था। सन लुक्शोंग जो गार्ड था वो हमेशा जू के साथ रहता था, इतना कि उसकी बीवी भी कभी कभी नाराज हो जाती थी। ली लिंगशुआई बच्चे को लेकर ऑफिस में आई। जू ने पूछा, ये कौन है? ली बोली, टेस्ट सब्जेक्ट 486, अब तक का सबसे स्पेशल और पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो पाया है। जूजंग एक्साइटेड हो गया, कुर्सी से उठकर बच्ची के पास गया। बच्ची थोड़ा घबराकर ली के पीछे छुप गई। ली लिंगशुआई बोली, इसमें हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स का यूज हुआ है। हर डेटा इंडेक्स में ये अब तक का मोस्ट परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। जू ने हाथ उठाकर रोका, नहीं, इसे प्रोडक्ट मत कहो, इसका एक नाम होना चाहिए। वो बच्ची की आंखों में देखता है, प्यार से कहता है, अब से तुम्हारा नाम होगा जू। बच्ची ने धीरे से आंखें झपकाई और बोला, जू। ब्लिज़र्ड सिटी में जूजंग के ऑर्डर्स पर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। चाहे पॉसिबिलिटीज कम हो, रिवर साउथ के साउथ ईस्टर्न कोस्टल टाउन्स पर कोलंबिया नेवी के अटैक का रिस्क टल नहीं सकता था। ऑपरेशन चीफ तू युनले के पास बहुत काम था। अलग अलग सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन और डिफेंस के लिए रिसोर्सेस भेजना। एक दिन जब वो कमांड सेंटर से निकलने वाले थे, एक जान पहचान वाला उन्हें रोकता है। मिनिस्टर तू, जरा रुकिए, क्या कुछ मिनट मिल सकते हैं? तू युनले ने देखा, सामने खड़ा था दैंग शेंगतोंग, हेवनली गॉड स्क्वाड का कैप्टन, एक वक्त पर जिसे ब्लिज़र्ड सिटी का हीरो माना जाता था।
अब उसकी आंखों में घमंड की जगह शांति थी। गाओ चेंगकोंग ने 2 बार की हार ने डैंग की इमेज और कॉन्फिडेंस दोनों को हिला दिया था, लेकिन तू युनले ने महसूस किया अब वो ज्यादा मैच्योर हो गया है। क्या बात है कैप्टन डैंग? डैंग शिंगटॉन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं यानयुन गार्ड की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, सबसे सख्त स्टैंडर्ड पर। उसने माना कि उसकी ताकत ने उसे कॉन्फिडेंट तो बना दिया, लेकिन बेसिक कॉम्बैट स्किल में वो बैटलफील्ड वॉरियर से पीछे रह गया। ज्यादा स्मूथ लाइफ ने उसे कमजोर बना दिया था। अब उसने डिसाइड किया है वो यानयुन वे जैसे जानलेवा ट्रेनिंग करेगा जहाँ सिर्फ 10% लोग ही जिंदा बचते हैं। तू युनले ने पहले इनकार कर दिया, तुम्हारे पास डैंग टेक्नोलॉजी है, वहीं से ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारे सोल्जर्स आम लोग हैं, तुम डैंग फैमिली के वारिस हो, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हो? अगर ट्रेनिंग में कुछ हो गया तो डैंग फैमिली को क्या जवाब दूंगा? बिना पावर्स के तो तू युनले के सोल्जर्स भी डैंग को हरा सकते हैं। डैंग ने गंभीर आवाज में कहा, डैंग टेक्नोलॉजी बॉडी को स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट नहीं। मैं पेपर साइन करूंगा, अगर कुछ हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। अगर मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं तो ये पूरे रिवर साउथ डोमेन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू युनले थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन डैंग की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, अगर तुम वेवियर साइन करते हो तो हम तुम्हें ट्रेनिंग में दे सकते हैं, लेकिन याद रखना वहां तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, और अगर मर गए तो वही एंड है। डैंग शिंगटोंग ने सर हिलाया, मुझे पता है। समुद्र के उस पार कोलंबिया नेवी से बचने के लिए जिंगफेंग जहाज ने साउथ वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया। इससे वो हाक्शाओ कंट्री की मेन लैंड से और दूर हो गया। अब सिर्फ सेलर्स के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हुए सेफ रूट पकड़ना था। सोनार और रेडार भी पूरी तरह से ऑफ थे, जो बहुत रिस्की था। ज्यादा स्पीड पर शिप किसी चट्टान से टकरा सकता था। जैंगी अलर्ट था, उसे याद था वो 18,000 पावर इंडेक्स वाला एपिसलॉन क्लास म्यूटेंट कोलंबिया नेवी में है। उसके सामने तो पूरी शिप खतरे में आ सकती है। जैंगी का खुद का इंडेक्स 9,600 था। हालांकि असली अटैक पावर तो डैंग शिंगटोंग के 9,300 के आसपास थी, क्योंकि उसने अपने डिफेंस पे ज्यादा काम किया था। 12,000 पॉइंट्स तक अगर सामने वाला कामुई जैसी पावर रखता है तो जैंगी की ऑल डायमेंशन एक झटके में उड़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर वो क्लोज कॉम्बैट म्यूटेंट हुआ तो जैंगी की जान बच सकती है। मतलब सब कुछ उसके पावर पर डिपेंड करता है। जैंगी ने सोचा, क्योंकि पावर इंडेक्स सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाता है, असली फर्क एबिलिटीज और इन्वायरमेंट पे पड़ता है। जैसे अगर आइस म्यूटेंट मैग्मा जोन में लड़े तो उसकी 90% ताकत यूजलेस हो जाती है। इसीलिए फायर म्यूटेंट्स कभी शाइनिंग नहीं हुए। तो भले ही सामने वाला 18,000 इंडेक्स वाला हो, जैंगी का हारना तय नहीं है। बस दिक्कत ये थी, जॉन कार्डलस की पावर क्या है ये कोई नहीं जानता, जानकारी बहुत कम है। ओल्ड जू, तू भी हाफ बेकेड इंटेल देता है। जैंगी ने जो के लैब पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाया। आर्टिक ओशन की सतह पर सन्नाटा था, लेकिन समुद्र के अंदर हलचल बढ़ रही थी। पिछले हादसे के बाद शिप का माहौल फिर से भारी हो गया था। चाहे कोलंबिया नेवी का प्रेशर हो या जैंगी द्वारा चे हाई चिंग जैसे गद्दारों को एग्जीक्यूट करना, हर किसी पर एक अजीब सा बोझ था। सीजन्ड क्रू मेंबर्स भी इस ब्लाइंड वॉयज को लेकर नर्वस थे। अब बिना जीपीएस और नेविगेशन के उन्हें पुराने जमाने के तरीके से रास्ता निकालना पड़ रहा था। लेकिन आज की व्हाइट सन ना तो गर्मी देती है, ना ही ज्यादा देर तक दिखती है, जिससे वो तरीका यूज करना मुश्किल हो गया था। इस बीच डीप सी में छुपा हुआ फिन ड्रैगन फिर से उभर आया। जिंगफेंग से कई किलोमीटर दूर उसकी झलक मिली। सैकड़ों मीटर लंबा, वेव्स में चमकता हुआ बॉडी और उसकी कोल्ड डरावनी आंखें किसी हेडलाइट की तरह। नाइट ड्यूटी पर मौजूद क्रू ये देखकर कांप उठे। उसी पल जैंगी ने अपनी आंखें खोली, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। वो बिना वक्त गवाए डेक पर पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही फिन ड्रैगन फिर से सी बेड में समा गया। जैंगी के माथे पर सिकन आ गई। ये बीस्ट अब उसे परेशान करने लगा था। उसके पास ना तो डीप सी में जाने की एबिलिटी थी, ना ही इक्विपमेंट। सोनार ऑन करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो अभी रन पर थे। ड्रैगन काफी स्मार्ट था, उसने शिप की सिचुएशन का अंदाजा था और वो किसी वीक मोमेंट का इंतजार कर रहा था। जैंगी ने डेक पर से चिल्लाया, ओल्ड तियान। कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद ओल्ड तियान ऊपर आया, कुछ डरे हुए क्रू मेंबर्स को शांत करता हुआ। सोनार न होने की वजह से उन्हें फिन ड्रैगन की कोई वार्निंग नहीं मिली थी और इतने विशाल मॉन्स्टर को अचानक देखकर डर जाना लाजमी था।
जैंगी कंट्रोल रूम की तरफ गया। वहां एक क्रू मेंबर शॉक में था, उसे ऑक्सीजन मास्क देना पड़ा। काफी देर बाद जाके वो होश में आया। ओल्ड तियान। यस मिस्टर जैंग। उसका चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। सी लाइफ और उम्र दोनों ने उसके चेहरे पर रिंकल्स उखाड़ दिए थे। वेपन्स चेक करो, डेप्थ चार्जर्स रेडी रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। यस सर। फिर जैंगी ने थोड़ा रुक कर कहा, सबको बता दो कि डिस्ट्रिक्ट से कोई हमें पिक करने आ रहा है। ईस्ट चाइना सी रीजन की नेवी ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है। कोलंबिया नेवी हमारे रीजन में फेस ऑफ नहीं करेगी। उसकी बातों से क्रू के चेहरे पर हल्की राहत आई। हम घर लौटेंगे, बस ये फेज सह लो। अब का जैंगी पहले जैसा रूखा नहीं था। उसने खुद महसूस किया था कि जब क्रू का मोरल लो हो तब उन्हें संभालना भी उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर शिप पे ही रहना पड़ा तो मेरे पास तुम सब के लिए काफ़ी सप्लाई है। कोई चिंता की बात नहीं, हम सब वेटरन्स हैं, उसने कहा। लेकिन अगर तुम खुद पर मेंटल प्रेशर डालोगे तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगने लगेंगी और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसकी इस काउंसलिंग से माहौल थोड़ा हल्का हो गया। 3 महीने से समुद्र में रहना आसान नहीं था, और वो भी सिर्फ आधे दिन के स्टॉक के साथ। किसी भी सी मैन को थका सकता है। फिर उसने ओल्ड तियान को अलग बुलाया। क्या तुम करंट लोकेशन कंफर्म कर सकते हो? एग्जैक्टली तो नहीं, ओल्ड तियान ने कहा। नॉटिकल चार्टिंग से बस अप्रोक्सीमेट पोजीशन पता कर सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब सिर्फ आंखों और सितारों के सहारे नेविगेशन होती थी। अब हर कोई डिजिटली डिपेंडेंट हो गया है। कोई बात नहीं, जैंगी ने कहा, बस ध्यान रहे कि हम कोलंबियन नेवी के जोन में ना घुस जाएं। उसकी चिंता मत करो, अभी हम घोस्ट मोड में हैं, कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। अगर कोई शिप सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद करके समुद्र में हो तो उसे ढूंढना नामुमकिन होता है। तभी ओल्ड तियान थोड़ा हिचकिचाया। एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। क्रू का मूड डाउन है, अगर ये चलता रहा तो बुरा असर पड़ेगा। समझ गया, क्या आइडिया है? पुराने तरीके ही काम के हैं, सिगरेट्स, अल्कोहल, वुमेन और गैमलिंग। अभी तक शिप पर ड्रिंकिंग बैन थी और ये ऑर्डर खुद जैंगी का था। ठीक है, उसने कहा, आज से ड्रिंकिंग अलाउड है, लेकिन ड्यूटी वाले नहीं पिएंगे। मैं ड्रिंक्स प्रोवाइड करूंगा, बाकी चीजें तुम देख लो। लेकिन वुमेन, रॉक फ्लो ग्रुप को टच मत करना। कुछ लोग नीचे वाले केबिन में हैं, सप्लाई के बदले उनसे डील कर सकते हो, लेकिन जानवरों जैसा बिहेव नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहे सर। एक और बात, हम शायद साउदर्न सी के पास हैं, तो कुछ आइलैंड्स आसपास होंगे। अगर कोई सेफ लैंड मिला तो वहां कुछ दिन रुक सकते हैं, सही रहेगा। जैंगी ने सर हिलाया। उसे पता था ये छोटा सा ब्रेक पूरे क्रू के लिए ज़रूरी था। जिनफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिन ड्रैगन बार बार उनके आसपास मंडरा रहा था, जैसे वो उसे टेस्ट कर रहा हो। वो समझ गया कि जैंगी अकेला खतरनाक है, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स कमज़ोर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो डीप सी में डाइव नहीं कर सकता। इसीलिए फिन ड्रैगन ने हैरासमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई। बार बार शिप पर अटैक करता और जैंगी को बार बार सामने आना पड़ता। सोनार बंद होने के कारण जिनफेंग को पहले से लोकेशन नहीं मिलती थी, लेकिन जैंगी की टाइम एको एबिलिटी से उसे पहले ही अलर्ट हो जाता था। हालांकि इससे जैंगी की नींद बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी, वो डीप स्लीप में नहीं जा सकता था। 3 दिन बाद लाओ तियान दौड़ता हुआ जैंगी के पास आया। मिस्टर जैंग, लगता है लैंड मिल गया है। जैंगी की ठंडी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आइस फॉग के अंदर आइलैंड्स और रीफ्स दिख रहे हैं। ये सुनते ही जैंगी मुस्कुराया। लैंड का मतलब था डीप सी से बाहर निकलना, और फिन ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत थी गहराई। उसने डिसाइड किया, अब फाइनल क्लियरिंग करनी होगी। बोट को फॉग के अंदर ले चलो, उसने लाओ तियान से कहा। आइस फॉग में जिनफेंग धीरे धीरे घुसी। नीचे इनविजिबल रीफ से टकराने का खतरा था। पीछे फिन ड्रैगन ने देखा कि टारगेट दूर जा रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उथले पानी में छुपना मुश्किल था। उसने डिसाइड किया अभी इंतजार करेगा। जैंगी ने बोट को पास के रीफ आइलैंड पर रोकने का ऑर्डर दिया। 1 दिन आराम करो, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। अब अगर फिन ड्रैगन आता भी तो सिर्फ सामने से अटैक कर सकता था। जैंगी जोकीर की तरफ मुड़ा। मैं गहरी नींद लेना चाहता हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। जोकीर ने प्यार से अपनी गोद ऑफर की। उसका नी पिलो बन गया। जैंगी लेते हुए कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। शिप पर लोगों को जब पता चला कि पास ही एक छोटा आइलैंड है तो सब एक्साइटेड हो गए। लाओ तियान ने पहली बार लोअर केबिन के लोगों को डेक पर आने दिया। ताज़ी हवा और सॉलिड ग्राउंड देखकर सबका मूड फ्रेश हो गया। कुछ फिशरमैन बोले, कैप्टन, थोड़ा फिशिंग गियर मिल जाए तो फ्रेश फिश बना दें।
लाओ तियान हंस पड़ा, जितना चाहिए ले लो, आज सबको रिलैक्स करने दो। डेक पर माहौल खुशियों से भर गया। पहली बार सबने थोड़ी राहत की सांस ली। जिनफेंग के डेक पर सब लोग कुछ देर की रिलीफ और सुकून को एंजॉय कर रहे थे। ठंडी हवा में सब रेलिंग पर टिके हुए थे। चाहे टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर चुका था, जू युनक्वे और सुनवाशी रेलिंग के पास खड़े थे। जू ने टॉमी को गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। बाकियों की तरह वो रिलैक्स नहीं दिख रही थी, बल्कि उनके चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान थी। समुद्र के मॉन्स्टर्स और कोलंबियन आर्मी से बचने से भी बड़ा प्रॉब्लम था टॉमी, 1 साल का बच्चा जो दिन रात रोता था। बिना किसी फिक्स रूटीन के वो रात को अचानक उठ जाता था, जिससे जू और सुनवाशी दोनों की नींद पूरी तरह से खराब हो जाती थी। पहले तो उन्हें बहुत प्यार और पेशेंस था, पर अब थकान की हद हो चुकी थी। जू युनक्वे ने समुद्र की तरफ देखा और एक डरावना ख्याल आया, इस बच्चे को बस फेंक दूं? फिर तुरंत उसे मुड़कर शर्म आई। मैं कैसी बातें सोच रही हूँ, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। उसी वक्त उसने जैंग वेवे को देखा जो बच्चों के साथ मछली पकड़ रही थी, और उसका आइडिया बना, ये टीचर है, बच्चों से प्यार करती होगी, शायद टॉमी को अच्छे से संभाल सके। जो टॉमी को लेकर वेवे के पास पहुंची और बोली, आपको बच्चे पसंद है ना? वेवे ने मुस्कुराकर कहा, हम तो बेबी प्लान कर रहे थे, पर फिर ये सब हो गया। जो ने कहा, तो फिर ये बच्चा ले लीजिए, बहुत क्यूट है, मैं इसका खाना सब प्रोवाइड कर दूंगी। पर वेवे और उसके पति ली जोंग्यू थोड़ा असहज हो गए। वेवे ने जवाब दिया, माफ कीजिए, अभी के हालात में हम खुद को संभालना मुश्किल से पा रहे हैं, किसी का बच्चा पालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जू का चेहरा उतर गया। वेवे ने आखिर में कहा, पसंद करना और जिम्मेदारी लेना 2 अलग बातें हैं। जो वापस चली गई, मन में थकावट और निराशा। उधर वेवे और ली फिर मछली पकड़ने लगे। अचानक एक फिशरमैन की रॉड जोर से झटकी और वो चिल्लाया, मैंने पकड़ ली, बहुत भारी है। जैसे ही वो खींचने लगा, नीचे से अचानक एक जबरदस्त ताकत आई और उसे समुद्र में खींच लिया। सब हंसने लगे, पर लाओ तियान चिल्लाया, जल्दी बचाओ, इतनी ठंड में मर जाएगा। तभी समुद्र में खून फैलने लगा और मछुआरे की बॉडी एकदम शांत हो गई। फिर अचानक चारों तरफ से समुद्र के नीचे से एक काले शैडो उभरने लगे, म्यूटेटेड स्वॉर्ड फिश। कई पैसेंजर्स के शरीर छेद दिए गए। डेक पर चीख पुकार मच गई। ये फिशेस 3 मीटर लंबी थी, बिना आंखों के, और इनके सर पर एक बड़ा नुकीला हॉर्न था। वो इंसानों के अंदर के ऑर्गन्स खाने लगे। लाओ तियान ने तुरंत अलर्ट किया, सब लोग केबिन में जाओ, फाइटर्स वेपन उठा। क्रू मेंबर्स ने शांत रहकर जवाब दिया, ये म्यूटेटेड स्वॉर्ड फिश है, थर्मल वेपन से इन्हें खत्म किया जा सकता है। म्यूटेटेड स्वॉर्ड फिश बेहद खतरनाक थे, वो स्टील प्लेट्स को भी चीर सकते थे। शुक्र है कि जैंगी ने क्रू के लिए स्पेशल बुलेट प्रूफ वेस्ट तैयार किए थे, जिससे उन्हें छुरे लगने के बाद भी पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं होती। थोड़ी देर तक गन फायर चला और दर्जनों म्यूटेटेड स्वॉर्ड फिश मारे गए। इसके बाद जिंगफेंग में फिर से शांति आ गई। लाओ तियान ने अपना मास्क साफ किया और चे चैंग मिंग से कहा, कुछ लोगों को लेकर मछलियों को संभालो, फिलहाल इसे खाने की हिम्मत नहीं करना, कौन जाने इससे बीमार न पड़ जाए। उधर जैंगी अपने रूम में था। बाहर गोलियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो सरप्राइजिंगली आराम से सो गया। एक्स ऑफ टाइम ने कोई वार्निंग नहीं दी थी, मतलब कोई डेंजर नहीं था। गनशॉट्स और मछलियों की चीखें अब वाइट नॉइज जैसी लगने लगी। अब वो उठा, रात हो चुकी थी। जिनफेंग घने कोहरे से निकल चुकी थी। ऊपर आसमान में घना अंधेरा था, सिर्फ कंट्रोल रूम की लाइट चल रही थी। रात कोयले जैसी काली थी और समुद्र एबिस जितना गहरा था। इस अंधेरे में फिन ड्रैगन का सर पानी से बाहर आया। उसका विशाल शरीर डरावना था। पिछले कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसे पता था कि सब सो चुके होंगे। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। थके हुए दुश्मनों को शिकार बनाना उसे पसंद था। वो धीरे से फिर से पानी में समा गया और गहराई में चला गया। कुछ सेकंड्स बाद अचानक पानी से बाहर छलांग मारी और जिंगफेंग पर विशाल लहरों का अटैक किया। लेकिन तभी जैंगी जहाज के बाहर प्रकट हुआ। एक डायमेंशनल गेट, एक विशाल द्वार जहाज के आगे खुल गया और सारी लहरों को उसमें अब्सॉर्ब कर लिया। जैंगी की आंखों में आग जल रही थी। अबे जानवर, तुझे बहुत छूट दे दी, आज तेरा दी एंड है। उसने होली स्वॉर्ड निकाली। उसे काले वॉइड एनर्जी की एक चेन निकाली जो उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसने 2 डायमेंशनल गेट खोले जिनके बीच 100 मीटर का फासला था और टेलीपोर्टेशन करके सीधा फिन ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंचा। उसने तेजी से वार किया। फिन ड्रैगन के सींग से एक पर्पल बीम निकली, लेकिन वॉइड चेन उसे हवा में ही काट डालता है।
ड्रैगन समझ गया कि जितना मुश्किल है और गहराई में भाग गया, लेकिन जैंगी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने कॉम्बैट सूट को डाइविंग मोड में बदला और समुद्र में कूद गया। उसके सूट में लिक्विड ऑक्सीजन था जो उसे 5 घंटे तक सांस लेने देता था। फिन ड्रैगन को यकीन नहीं था कि कोई इंसान समुद्र में उसका पीछा करेगा। उसने फिर से मॉकिंग साउंड निकाली और एक और पर्पल बीम छोड़ी, लेकिन एको ऑफ टाइम ने जैंगी को पहले ही वार्निंग दे दी थी। उसने थ्रस्ट से बीम को डॉज किया और अपनी एबिलिटी बॉन्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स यूज की। ये एक वेरिएंट स्किल थी जो 2 गेट से मिलकर एक डिफेंसिव वॉल बनाता था। उसने एक और स्किल सुमेरु 3000 वर्ल्ड्स यूज की। स्पेस को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, फिर समुद्री पानी को एक स्पेस में भर दिया ताकि सी प्रेशर बैलेंस हो जाए। अब वो पानी के अंदर आजादी से मूव कर सकता था बिना क्रश हुए। अब बारी थी शिकार की। फिन ड्रैगन के पास अब कोई एडवांटेज नहीं था। अब ये बराबरी का नहीं, जिंदगी और मौत का मुकाबला था। जैंगी की होली स्वॉर्ड से निकली वॉइड फ्लेम सीधी समुद्र के नीचे पहुंची। ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी विशाल टेल फ्लेम से कट गई। खून और स्केल्स चारों तरफ उड़ने लगे। ड्रैगन ने समुद्र में एक विशाल वर्लपूल बना दिया ताकि जैंगी का बैलेंस बिगड़ सके, लेकिन जैंगी का अल्टरनेट स्पेस इस वर्लपूल से इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्पेस पावर एक एब्सोल्यूट डिफेंस थी। उस पे कोई टाइड असर नहीं करती थी। अब से गेम पलटेगा। अब अटैक और डिफेंस बदलेंगे। अगर सी बीस्ट समुद्र में जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। जैंगी जब फाइट करता था पहले खुद को ऐसी पोजीशन में रखता था जहां उसे हराना नामुमकिन हो। फिन ड्रैगन के 2 मेजर अटैक मेथड्स थे, उसकी विशाल बॉडी, उसके सर के शार्प हॉर्न से निकलने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल वेव्स। लेकिन इस बार दोनों ही अटैक्स जैंगी पर फेल हो चुकी थी। अब गेम पूरी तरह जैंगी के कंट्रोल में था। बस उसे इस बात का ध्यान रखना था कि विन करते वक्त ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। किल करो, आज देखता हूँ सी बीस्ट की ओरिजिनल पावर कितनी टेस्टी है। जैंगी समुद्र में सुपर स्पीड से मूव कर रहा था, जैसे एयर में फ्लाई कर रहा हो, थ्रस्टर्स की हेल्प से। फिन ड्रैगन डर कर बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन जैंगी की अजीब स्पेस एबिलिटी उसकी हर प्रैक्टिकल बीम को एब्जॉर्ब करके उस पे ही रिफ्लेक्ट कर रही थी। फिन ड्रैगन बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ये तो चीटिंग है। वो भाग रहा था, लेकिन जैंगी उसके पीछे नॉनस्टॉप अटैक कर रहा था। चाहे डीप सी हो, जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिन ड्रैगन की स्किन टफ थी, लेकिन अब तक डजन्स बार कट हो चुकी थी। कई माइल्स तक पीछा करने के बाद ड्रैगन ने अपनी टेल घुमाकर जैंगी को डॉज किया और ऊपर की तरफ स्विम कर गया। उसे आखिरकार जैंगी की वीकनेस समझ आ गई। वो लोग जो शिप में है, अगर मैं तुझे कंट्रोल नहीं कर सकता तो तेरे वीक स्पॉट को टारगेट करूंगा। ये सोचकर वो सीधा जिंगफेंग शिप की तरफ भागा। जैंगी थोड़ा स्लो रिएक्ट किया, लेकिन फिर तुरंत चेज में लग गया। ड्रैगन को यकीन हो गया था कि उसका गेस सही था। अब जैंगी वल्नरेबल है, लेकिन जैसे ही फिन ड्रैगन शिप को हिट करने वाला था, जैंगी ने रुककर अपने सूट का एक बटन दबाया। ड्रैगन के हेड ने जिंगफेंग के सॉलिड बॉटम को पियर्स किया और उसी पल वहां एक तेज लाइट फटी, जैसे सन सामने ब्लास्ट हो गया हो। इतनी ब्राइट और हॉट लाइट की पूरा फिन ड्रैगन शॉक में चला गया, लेकिन उसे शॉक होने का टाइम नहीं मिला। जबरदस्त शॉक वेव सीधा उस पर आई। एक एक्सप्लोजन की फोर्स जिंगफेंग के सेंटर के चारों तरफ फैल गई। फिन ड्रैगन सीधा दूर फेंक दिया गया। जैंगी फौरन पीछे हट गया क्योंकि उसे पता था कि ये ब्लास्ट कितना डेंजरस है। उसने शिप में 10 टन TNT के बराबर एक्सप्लोजिव्स लगाए थे। यहाँ तक कि उसकी अल्टरनेट डायमेंशन भी इतना एनर्जी ब्लास्ट एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी। इस प्लान को तैयार करने के लिए उसने एक आइस ब्रेकर बोट को बेट की तरह यूज किया था और पहले से ही लाओ तियान से कहकर सब लोगों को दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया था जो उसकी अल्टरनेट डायमेंशन में रखी थी। अब जैंगी को जल्दी डिसीजन लेना था। इतना हाई एनर्जी रिएक्शन कोलंबियन नेवी को अट्रैक्ट कर सकता था। उसे ड्रैगन को फिनिश करके स्पेस ट्रैवल से एग्जिट करना था। शॉकवेव पूरी तरह खत्म होने से पहले ही जैंगी ने अपना हाथ में होली जजमेंट लेकर ड्रैगन को चेस किया। ड्रैगन अब एक वॉर्म की तरह ब्लास्ट से उड़ चुका था। उसकी बॉडी खून और मांस से सनी हुई थी, आंखें तक ब्लाइंड हो चुकी थी। जैंगी ने चांस नहीं छोड़ा, फुल फोर्स से कट लगाना शुरू किया। जब मौका मिले तो सीधा मार दो, उसका सिंपल रूल था। फिन ड्रैगन ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जैंगी ने एक हार्ड स्ट्राइक मारी और उसकी वॉइड फ्लेम चारों तरफ फैलकर ड्रैगन को चेन की तरह जकड़ ली। इस वॉइड पावर ने ड्रैगन की ऑलरेडी डैमेज्ड बॉडी को अंदर से फाड़ना शुरू कर दिया। ड्रैगन दर्द से चीखता हुआ भागा, लेकिन अब उसका कोई चांस नहीं था।
खून की स्मेल से कई और सी बीस्ट पास आने लगे, लेकिन जैंगी और फिन ड्रैगन की टॉप लेवल प्रेजेंस से डरकर कोई पास नहीं आया। जैंगी एक सिंपल और पेशेंट किलर की तरह था, जैसे कोई चिकन काट रहा हो। फिन ड्रैगन ने लास्ट टाइम रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेंथ का गैप इतना था कि कोई चांस नहीं बचा। आखिरकार जब वो 3000 मीटर डीप सी तक गया, जैंगी ने उसे फिनिश कर दिया। इतना बड़ा और पावरफुल सी बीस्ट जैंगी ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। उसने एनर्जी वेस्ट नहीं की, सीधा उसकी बॉडी को अपनी एलियन स्पेस में स्टोर किया और ऊपर की तरफ फ्लोट हो गया। पूरे समुद्र का पानी रेड हो चुका था और जैंगी को पता था कि अब जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना या तो डीप सी मॉन्स्टर या फिर कोलंबियन नेवी उसे ट्रैक कर लेती। घने कोहरे के बीच लाओ तियान जैंगी के ऑर्डर पर नई आइस ब्रेकर शायोया को लेकर पहले ही 100 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ चुका था। यहाँ की आइस फॉग नेचुरल बैरियर की तरह काम करती थी, साथ ही एक्टिव स्टेल्थ ऑन होने की वजह से चाहे कोलंबिया का सबसे एडवांस शिप भी पहुंच जाए, वो इसका कोई ट्रेस नहीं ढूंढ पाते। बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम के इंसानी शिप समुद्र में बिना दिशा के उड़ती मक्खियों जैसे होते हैं। शायोया भले ही जिनफेंग से छोटी थी, पर सभी पैसेंजर्स को कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी पैसेंजर्स हैरान थे जब उन्होंने देखा कि जैंगी ने जैसे हवा में से एक नई आइस ब्रेकर कार्ड ले ली। अब उनके मन में जैंगी के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। कुछ लोग जो पहले उसके बारे में डाउट में थे, अब पूरी तरह उसके फैन बन गए थे। करीब 1 घंटा बाद जैंगी लौट आया। उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं था और उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट। वो सीधा लाओ तियान के पास गया और बोला, स्पीड बढ़ाओ और आइस फॉग के और अंदर छिप जाओ। लाओ तियान ने तारीफ करते हुए कहा, आपका प्लान गजब था सर। जिनफेंग को ब्लास्ट करके हम ना सिर्फ फिन ड्रैगन को खत्म कर पाए, बल्कि ये इल्यूजन भी क्रिएट किया कि सब मर चुके हैं। अब कोलंबियन नेवी को लगेगा कि शिप पूरी तरह डूब चुकी है। जैंगी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। क्या? मैं तो बस उस फिन ड्रैगन को नींद पूरी ना होने की वजह से मारना चाहता था। लेकिन फिर खुद को जीनियस दिखाते हुए बोला, हाँ तुमने मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी पकड़ ली। जैसा सोचा था, समुद्र में हुए इतने बड़े ब्लास्ट से कोलंबियन नेवी अलर्ट हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो उस जगह पहुंचे जहां जिनफेंग बर्न होकर समुद्र में डूब चुका था। कोलंबियन शॉक थे। कंफर्मेशन के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावरफुल शिप एकदम से क्यों ब्लास्ट हो गई। कोई लैंड आसपास नहीं था और डीप सी में जाकर सर्च करना लगभग नामुमकिन था। हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट दी गई और वहां भी कंफ्यूजन फैल गया। क्या सच में वही एलियन जिसने कॉपरनिकस को सिंगल हैंडेडली दबाया था खुद ही समुद्र में मर गया? हो सकता है। आखिर डीप सी में कोई भी कितना पावरफुल हो, समुद्र की मिस्ट्री उससे बड़ी होती है। लेकिन कोलंबियन नेवी के चीफ कमांडर ग्रेट डगलस ने फैसला किया, सर्च जारी रखो। जब तक एलियन की बॉडी नहीं मिलती, कुछ भी फाइनल नहीं माना जा सकता। उधर जैंगी और बाकी लोग बहुत दूर निकल चुके थे। फिन ड्रैगन मर चुका था और अब सब रिलैक्स थे। कम से कम जान का खतरा कुछ समय के लिए टल गया था। जैंगी एक खाली वेयर हाउस में गया और फिन ड्रैगन का सर काट लिया। उसका पूरा शरीर शिप पर रखना पॉसिबल नहीं था, सिर्फ उसका सर ही 4.5 मीटर लंबा था। जैंगी ने सर पर हाथ रखा और पहली बार एक म्यूटेंट क्रिएचर की ओरिजिनल फोर्स को एब्जॉर्ब किया। एक पावरफुल एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। अब उसका एबिलिटी इंडेक्स करीब 9700 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। उसे एहसास हुआ कि वो डैंग शेंगतोंग जैसे लोगों से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखता है, शायद क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी और मेहनत पर डिपेंड करते हैं और मैं नेचुरल हूँ। अब उसे यकीन था कि वो दूसरों से पहले एपिसलोन में एंटर कर सकता है, शायद बिना सोर्स ऑफ गॉड के भी। पर ये सोर्स ऑफ गॉड आखिर है क्या? अगर ये चीज़ एक जेनेटिक लिमिट तोड़ने वाली चीज़ है तो शायद अभी उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जैंगी सोचता है, शायद गाओ जेंगकोंग, युआन कोंगये और मैं, हम सबका टैलेंट ही दूसरों से ऊपर है और जो शानजिंग में है उसके पास शायद सोर्स ऑफ गॉड की पावर है। जैंगी को अब सुपर नेचुरल पावर्स की समझ और गहरी होने लगी थी। उसे एक और बार समुद्र में पावरफुल बीस्ट हंट करने की इच्छा हुई, लेकिन फिर सोचा, इतना बड़ा समुद्र पार करने के बाद भी फिन ड्रैगन सिर्फ छोटी सी मुलाकात हुई। अगर मैं डीप सी में गया तो वहाँ एपिसलोन लेवल के बीस्ट मिल सकते हैं। समुद्र का बॉटम बहुत डेंजरस है। बेहतर होगा मैं सीधा सोर्स ऑफ गॉड को ढूंढूं। जैंगी को अभी तक नहीं पता था कि जिनफेंग को समुद्र में उड़ा देने का क्या इफेक्ट हुआ है। उन्होंने सारी कम्युनिकेशन बंद कर दी थी, जिससे रिवरसाउ डोमेन और तोंगाई को लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया।
जू जंग को भरोसा था कि जैंगी इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लेकिन टेंशन में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। जैंगी के पास सोर्स ऑफ गॉड की इन्फो थी और उसकी नीस जू युनकुए भी उस शिप पर थी, इसलिए उसने तुरंत रोज टीम से कांटेक्ट किया और लिंगू फूशुए को भेजा एक्सप्लोजन वाली जगह इन्वेस्टिगेट करने। ईस्ट चाइना सी की सिचुएशन अचानक बहुत डेंस हो गई थी। दोनों साइड्स ने वॉरशिप और म्यूटेंट्स भेज दिए थे। फाइट किसी भी मोमेंट शुरू हो सकती थी। उधर जैंगी और बाकी लोग आइस फॉग वाले रीजन में घूम रहे थे, होपिंग कि उन्हें कोई लैंड मिल जाए जहां कुछ दिन आराम कर सके। कुछ दिन बाद वो एक नए एरिया में पहुंचे। जैंगी विंडो के पास बैठा एक बुक पढ़ रहा था और जोकीर उसके पीछे से उसके शोल्डर्स दबा रही थी। तभी जैंगी को एक हल्की सी सिंगिंग सुनाई दी, जैसे कोई वॉयलिन की धुन हो। उसने पूछा कौन गा रहा है। जोकीर थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भी हल्की सी वॉइस सुनाई दी। हो सकता है लैंड पास हो, उसने कहा। जैंगी एक्साइटेड हो गया और दोनों ने कॉम्बैट सूट्स पहने और बाहर जाने का फैसला किया। बाहर और लोग उस सॉन्ग को सुन चुके थे। लंबी ट्रैवल के बाद ये वॉइस उनके लिए एक रिलीफ थी। शायद कोई फिशिंग बोट में हो, किसी ने कहा। सुनवाशी ने होपफुल होके कहा शायद मरमेड हो। जैंगी ने सुना और कहा अगर मरमेड सच में एग्जिस्ट करती हैं तो सोचो, स्केल वाली पानी में रहने वाली क्रिएचर वैसी ड्रीमी नहीं होगी जैसी तुम सोचती हो। जू युनक्वे ने कहा मैंने सिरेंस के बारे में सुना है, जो गाना गाकर सेलर्स को फंसा लेती है। लाओतियन और क्रू ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जैंगी की नजरें अचानक फटी की फटी रह गई। फॉग के पार उसे एक मरमेड दिखाई दी। इंसान का अपर बॉडी, मछली की टेल, लॉन्ग रेड हेयर और बेहद सुंदर चेहरा। वो जैंगी को देखकर स्माइल की और पानी में कूद गई। डॉल्फिन की तरह मूव करती हुई शिप के पास आ गई। उसने रेलिंग पकड़ा और जैंगी को देखा। जैंगी मस्मराइज था, जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच गया हो। तभी उसके अंदर एको ऑफ टाइम इंस्टिंक्ट अलर्ट हो गया। जैंगी पीछे हटा और तभी वो मरमेड उसके ऊपर कूद गई। सब कुछ अचानक बदल गया। ब्यूटीफुल मरमेड की जगह एक काली स्लाइम से भरी ब्लड माउथ वाली मॉन्स्टर फिश थी। जैंगी ने रिफ्लेक्स से चिल्लाया और डिवाइन पावर से उसे उड़ा दिया। लेकिन बाकी शिप पर भी ऐसे 3-4 मॉन्स्टर्स आ चुके थे, लोगों को काट रहे थे। उनकी वॉइस किसी बेबी जैसी थी, जैसे लोग हिप्नोटाइज हो गए थे। जिन लोगों को काटा गया था उनके फेसेस पर भी हैप्पीनेस थी। जैंगी डर गया। अगर उसके पास टाइम की पावर ना होती तो वो भी मर चुका होता। उसने होली जजमेंट निकाला और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी कॉम्बैट सूट का स्पीकर सिस्टम फुल वॉल्यूम पे ऑन किया और चिल्लाया उठ जाओ सभी। लोग शॉक में थे। ड्रीम टूट गया। सामने थे ब्लैक शिप, सामने थे ब्लैक फिश के कॉप्सेस और उनके मरे हुए साथी। लोग डर से चिल्लाने लगे सब लोग अलर्ट हो जाओ, समुद्र में कई क्रिएचर्स म्यूटेट हो चुके हैं और अब लैंड वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस है। जैंगी ने जोर से चिल्लाया। फिर उसने रीफ पर छुपी मरमेड जैसी अजीब फिश को मारना शुरू किया। शुक्र है ये सिर्फ लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है, इनकी फाइटिंग पावर बहुत वीक है। लाओतियन और बाकी क्रू मेंबर्स ने राइफल से फायर किया और कई फिश को मार गिराया। बाकी बचे मॉन्स्टर शिप खराब देखकर पानी में भाग गए, पर जब शिप दूर निकल गई रीफ्स के बीच फिर वही म्यूजिक बजने लगा। जैंगी ने सबको जल्दी अंदर बुलाया। जब तक सेफ्टी कंफर्म ना हो जाए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। समुद्र को हल्के में मत लो, जो अभी अभी हुआ उसे सोचकर जैंगी को झुनझुनी हो गई। ग्रेट म्यूटेशन के टाइम पर हर तरह की अजीब सुपर पावर सामने आ रही है। इतना वीक दिखने वाला फिश भी मुझे धोखा दे सकता था, जो एक डेल्टा लेवल एलियन था। अब तो समुद्र सच में खतरनाक लगने लगा है। मैं समझता था कि बड़े समुद्री मॉन्स्टर सबसे डेंजरस होते हैं, पर यह छोटा सा फिश मेरी जान ले सकता था। अब हमें हर चीज से अलर्ट रहना होगा। इस इंसिडेंट ने जैंगी को याद दिलाया कि चाहे उसकी पावर बढ़ रही हो, पर सावधानी जरूरी है। इस वर्ल्ड में छोटे से मच्छर भी शेर को गिरा सकते हैं। इस एरिया में कुछ गड़बड़ है। अब से हर दिन पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो, जैंगी ने लाओतियन को ऑर्डर दिया। यस मिस्टर जैंग। अब शिप पर 24 घंटे 7 दिन पेट्रोल होगा। आइस और फॉगी का 5वां दिन। रात को जब सब सो रहे थे, एक औरत बाईजिंगू धीरे से उठी। वो पीरियड में थी और अचानक स्टमक पेन से उठी। बाथरूम की तरफ बढ़ी। कॉरिडोर लंबा था, लेकिन डार्क में भी पार हो सकता था। स्टमक पकड़े हुए वो धीरे धीरे चल रही थी। बाथरूम में जल्दी निपट कर बाहर निकली तो एक लाइटनिंग की फ्लैश दिखी। उसने बाहर देखा पर कुछ नहीं दिखा। वो डर तो गई पर खुद को संभाला और वापस रूम की तरफ चली गई। कॉरिडोर में उसके फुटस्टेप्स गूंज रहे थे, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। वो नर्वस हो गई।
लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक मुड़कर देखा, उसकी आंखें फैल गई। मुंह खुला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका मुंह अजीब तरीके से फैलने लगा, जैसे कोई इंसान का हो ही नहीं सकता। उसका शरीर झटकने लगा और फिर शांत हो गया। फेस शैडो में छुपा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा था। वो वापस जाकर सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन बाई जिंगू नॉर्मली उठी, खाना खाया। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या वो बीमार है, पर उसने कहा कुछ नहीं, पीरियड्स आया है। सबने बात वहीं खत्म कर दी, क्योंकि सब जानते थे इस टाइम पर लड़कियों से बहस नहीं करनी चाहिए। उसी रात सब सो रहे थे। बाई जिंगू की आंखें अचानक खुली। वो एक आदमी के बेड पर गई जिसने उसे दिन में हेलो कहा था। उसकी आंखें डेड जैसी थी। उसका मुंह अचानक फैल गया और उसमें से 1 मीटर लंबा कुछ निकला। वो आदमी के फेस को लपेट लिया। कुछ सेकंड्स में वो आदमी मर गया। धीरे से वापस गई, कंबल ओढ़ा और सो गई। अगली सुबह एक आदमी टॉयलेट के लिए उठा। साथ वाले को उठाने गया तो उसका हाथ एकदम नीचे धंसा। मुड़कर देखा और जोर से चिल्ला पड़ा, वो मम्मी बन गया है। सब डर कर इकट्ठा हो गए। उसके फेस की स्किन चिपकी हुई थी, आंखें सूख गई थी। वो बिल्कुल मरा हुआ लग रहा था। जल्दी जाओ, रिपोर्ट करो, फिर से मर्डर हुआ है शिप पर। लाओ तियान को कॉल किया गया। वो गन लेकर आया। बाकी लीडर्स भी पहुंचे। लाओ तियान धीरे धीरे रूम में आया और पूछा, क्या हुआ? डेथ का कारण पता चला? बॉडी अब भी बेड पर थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी छूने की। जैंग वेवे को थोड़ी मेडिकल नॉलेज थी, तो उन्होंने ली जोंग्यू से मदद लेकर बॉडी चेक की। धीरे से कहा, इसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, जैसे कोई अंदर के पार्ट्स खा गया हो। लाओ तियान का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने तुरंत समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। उसने गन से बॉडी को टच किया, बिल्कुल खाली थी, कोई वुंड्स भी नहीं थे। सब लोग तुरंत रूम छोड़ दे, लाओ तियान ने ऑर्डर दिया। सिर्फ 4 लोग अंदर बचे। अभी किसी को भी बात बाहर मत बताना, लाओ तियान ने कहा, वरना पैनिक फैल जाएगा। फिर उन्होंने चुपचाप बॉडी को चेक करने के लिए बोर्ड से एक डैगर निकाला और बॉडी की चेस्ट में धक्का मारा। कोई फ्लूइड नहीं निकला और बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे पूरी सूख चुकी हो। जब और पार्ट्स खोले गए तो कुछ भी नहीं मिला। कोई भी तरीके का क्लियर कट नहीं था, जैसे कोई इनविजिबल चीज ने अंदर से सब कुछ खा लिया हो। बाहर क्रू मेंबर्स का पूरा ग्रुप इकट्ठा हो चुका था। सब आपस में बात कर रहे थे। ये इंसान ने नहीं किया होगा, शायद कोई सी मॉन्स्टर है, लेकिन ये हमारी केबिन में कैसे आ गया? अभी माहौल गर्म ही था कि जैंगी की आवाज आई, लाओ तियान, पेट्रोल कैसा चल रहा है? वो अंदर आया और एक अजीब सी मछली को फ्लोर पे फेंक दिया। अगर मैंने इसे पकड़ा ना होता तो शायद ये भी किसी को मार देता। लोग उस फिश को देखकर डर गए। अब और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, जैंगी ने कहा। सब कुछ हमारे ऊपर मत छोड़ो। लाओ तियान तुरंत बोला, सॉरी सर, हमारी गलती है। जैंगी ने फिर कहा, बॉडी को मूव करो और पेट्रोल से बढ़ाओ। रॉक फ्लो ग्रुप के पास दर्जनों लोग हैं। सिर्फ बैठ कर मत खाओ, अपनी जिम्मेदारी लो। ली जोंग्यू ने सर झुकाया, आप सही कह रहे हैं, हमारी भी गलती है। फिर जैंगी चला गया, बॉडी और मछली को हटा दिया। बाहर आकर लाओ तियान ने पूछा, अब क्या करें सर? उसे भी समझ आ गया था कि बॉडी को ये मछली नहीं मार सकती। जैंगी ने कहा, बॉडी को इन्फर्मरी में ले जाओ, डिटेल्स ऑटोप्सी करनी होगी। उन्होंने जो कीर को बुलाया और सारी बात समझाई। जो ने बॉडी को देखा और कहा, कोई एक्सटर्नल वुंड्स नहीं है, अंदर सब गायब है, जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो। लाओ तियान की रीढ़ में चिल्स दौड़ गई। क्या फिर से साइरन ने अटैक किया? जैंगी की आंखें सिकुड़ गई। शिप को पूरी तरह से हाई अलर्ट पे डाल दो, जो ने कहा। अब इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हमें सब कुछ नॉर्मल मानकर चलना पड़ेगा। जैंगी ने तुरंत ऑर्डर दिया, अब से 24 घंटे और 7 दिन चौकसी रखी जाए। हर पेट्रोल में 3 से 4 लोग होंगे, कोई अकेला नहीं घूमेगा। वॉशरूम और शावर तक भी 2 लोग साथ जाएंगे। जैंगी अचानक हुई इस घटना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। पहले मिली मरमेड और सायरन ने उसका दिमाग लगभग कंट्रोल कर लिया था। वो एक सुपरनेचुरल पावर वाला इंसान है, लेकिन हर एंगल से परफेक्ट होना मुमकिन नहीं है। और जहाज पर मौजूद आम लोग तो और भी ज्यादा खतरे में है। लाओ तियान ने तुरंत पूरे क्रू को इकट्ठा किया और जैंगी का ऑर्डर सभी को बताया। उसने ली जोंग्यू और लू दुहाई को बुलाकर उनसे पूरा कोऑपरेट करने को कहा। लाओ तियान ने दोनों केबिन मैनेजर्स को सच्चाई साफ साफ बता दी। ये बात किसी और को मत बताना, वरना दिल फैल जाएगा और बेवजह मौतें होंगी। मैं तुम्हें पहले ही इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अलर्ट रहो, समझे? ली जोंग्यू और लू दुहाई थोड़े घबरा गए, पर मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको डर था कि कहीं सोते वक्त कोई उन्हें मार ना दे। इसीलिए सबने मिलकर 24 घंटे पेट्रोलिंग शुरू कर दी। एक दिन के अंदर पूरे जहाज की छानबीन कर ली गई। आखिरकार लाओ तियान को सीसीटीवी से एक क्लू मिला।
पर उसे देखकर राहत नहीं बल्कि सबके चेहरे पर और ज्यादा डर आ गया था। जैंगी को कंट्रोल रूम में बुलाया गया। वहां मौजूद सभी क्रू मेंबर्स के चेहरे पीले पड़ चुके थे, लाओ तियान का भी। क्या हुआ? जैंगी ने पूछा। लाओ तियान ने वीडियो की तरफ इशारा किया, आप खुद ही देख लीजिए। जैंगी थोड़ा पीछे खड़ा हो गया और एक क्रू मेंबर ने वीडियो प्ले किया। रात के 1:30 बजे वीडियो में दिखा कि बाई जुंगू टॉयलेट से वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी गर्दन मुड़ गई। उसकी बॉडी अजीब तरीके से झटकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका मुंह खुलवा दिया हो। कुछ सेकंड्स बाद वो ज़ोंबी जैसी हरकतें करने लगी और फिर नॉर्मल हो गई। उसकी आंखों की चमक गायब थी, वो बेजान और ठंडी सी लग रही थी। फिर वो उसी रूम में चली गई जहां आज एक मौत हुई थी। पूरा सीन बस कुछ सेकंड का था, लेकिन देखकर जैंगी को पसीना आ गया। कुछ भी साफ साफ नहीं दिखा कि क्या उस पर हमला कर रहा था, लेकिन इतना तय था कि बाई जुंगू अब पहले जैसी नहीं रही। सवाल था, अदृश्य दुश्मन को हराया कैसे जाए? जैंगी ने खुद को शांत किया और सोचने लगा, शायद ये कोई म्यूटेंट क्रिएचर है या फिर बाई जुंगू ही किसी पावर से बदल गई है। क्या किसी और को ये वीडियो दिखाया? उसने पूछा। नहीं, लाओ तियान ने कहा, हम सिर्फ आपको ही बता रहे हैं। जैंगी ने फैसला किया, अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। आज सबको एक्स्ट्रा खाना दो, एक जगह इकट्ठा करो और मॉनिटरिंग सेटअप सबको ध्यान से ऑब्जर्व करो। साथ ही उसने धीरे से लाओ तियान को कहा, यानलू ग्रुप की रूम्स में भी सीक्रेट कैमरास लगा दो। पर इस डिनर का रीजन क्या दे? लाओ तियान ने पूछा। जैंगी मुस्कुराया, बोल दो आज मेरा बर्थडे है। लोगों को जैसे ही खाना मिलने की बात पता चली, सब खुश हो गए। कुछ ने तो प्लास्टिक बैग्स भी निकाल के खाने को पैक करने के लिए ले आए। जहां मौत हुई थी वहां भी लोग बर्थडे डिनर की बात सुनकर थोड़े बहुत डर को भूल गए। बाई जिंगू अपने बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन बाहर से वो नॉर्मल लग रही थी। साथ की लड़की ने उससे कहा, सिस्टर बाई चलो खाने चलते हैं, वरना अच्छी सीट नहीं मिलेगी। बाईजू उठी और धीरे से सबके साथ डिनर खाने हॉल की तरफ चल दी। रॉक फ्लो ग्रुप और नीचे के केबिन के लोग एक जगह बैठे थे। माहौल बड़ा ही लाइवली था। क्रू ने उन्हें अच्छे से लाइन में बैठाया ताकि सबको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। हर कोई अपने अपने कंटेनर्स और बैग लेकर रेडी बैठा था, खाना आते ही टूट पड़ने के लिए। आखिर ये जैंगी का बर्थडे था और ओल्ड लाओ तियान ने सबको बताया था कि खाना बहुत स्पेशल है। जैंगी सामने खड़ा सबको देख रहा था। जब बाई जुंगू अंदर आई तो उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर वो बाकी लोगों को स्कैन करने लगा। थोड़ी देर बाद जू युनक्वे और सुनवाशी भी टॉमी के साथ आ गए। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जैंग, दोनों ने विश किया। जैंगी ने बस हल्की सी स्माइल दी और सर हिलाया। दोनों ये देखकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई। जू युनक्वे ने कंप्लेन किया, इतने टाइम से जानते हैं और तुमने बताया भी नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जैंगी बोला, अभी याद आया, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग जाकर बैठो। जू युनक्वे ने कहा, बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता है ना। टॉमी तुम्हें गॉड फादर बुलाएगा आपसे। उसने बच्चे को आगे बढ़ाया, लेकिन जैंगी को एक गंदी सी स्मेल आई। उसे समझ आ गया कि दोनों ने बच्चे की ठीक से केयर नहीं की थी। जैंगी फौरन पीछे हट गया। कोई बात नहीं, मुझे बेबीज में इंटरेस्ट नहीं, तुम दोनों ही रखो इसे। जू युनक्वे का चेहरा उतर गया, हम वैसे नहीं है। जैंगी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर खाना सर्व करने का सिग्नल दिया। जैसे ही खाना आया, रोस्टेड चिकन्स, मटन, मछली, पूरा हॉल टूट पड़ा। लोगों ने चम्मच की जगह हाथों से खाना शुरू कर दिया और जो मिला अपने प्लास्टिक बैग्स में भर लिया। जैंगी और ओल्ड तियान एक ही टेबल पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, बस क्वाइटली सबको ऑब्जर्व करते रहे। जैंगी को 4 लोग सस्पिशियस लगे। उनमें बाई जुंगू भी थी, क्योंकि बाकी सबके लिए ये रॉयल फीस्ट था, पर वो लोग फिर भी क्वाइट थे। जैंगी को शक हुआ, ये शायद ह्यूमन नहीं है। कंट्रोल रूम में जाकर सर्विलियंस से कंफर्म किया गया, वही 4 लोग और भी एक जैसी हरकतें कर रहे थे। जैंगी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। रात को सब सो गए। वही 4 लोग अचानक उठे, जैसे किसी सिग्नल पे। उन्होंने पास में सो रहे लोगों के ऊपर झुककर कुछ किया। मुंह वाइड ओपन हुआ और कुछ निकलता हुआ सीधा दिखा और फिर सब शांत। सर्विलियंस में सब कुछ क्लियरली कैप्चर हुआ था, लेकिन एक्चुअल अटैकर दिखा नहीं। समुद्र का घोस्ट है क्या? एक क्रू मेंबर ने घबरा कर कहा। जैंगी ने काम होकर कहा, शायद कोई इनविजिबल या ट्रांसपेरेंसी क्रिएचर हो सकता है। उसे ये देखकर रिलीफ मिली कि अटैक फिजिकल कांटेक्ट से हो रहा है, मतलब वो स्पिरिट नहीं, कोई बायोलॉजिकल क्रिएचर है। ओल्ड तियान ने कहा, उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। जैंगी ने मना किया, अभी सब सो रहे हैं, पैनिक से और लोग मर सकते हैं, कल के खाने में ट्रैप करेंगे। जैंगी अपने रूम में गया, जो कि टेबल पर सो रही थी, क्वाइट नर्म ड्रेस में।
जैंगी ने उसे जेंटली उठकर बेड पर लिटा दिया। जो कीर ने आंखें खोली। पता चला क्या हुआ? जैंगी बोला, शायद कोई पैरासाइट टाइप म्यूटेंट है। जो कीर ने ऑटोस्पी रिपोर्ट दिखाई। माइक्रोस्कोप के नीचे टाइनी टूथ मार्क्स मिले थे। फ्लैश किसी सुपरनैचुरल चीज से नहीं बल्कि खा ली गई थी। जैंगी ने कहा, मतलब ये बायोलॉजिकल एंटिटी है और शायद सी में कई हो। हमें इन्हें कैच करना पड़ेगा। जो कीर मुस्कुराई, तो फिर कल ट्रैप बिछाते हैं। इस बीच जैंगी को अचानक एक स्पेस फ्लक्चुएशन महसूस हुआ।